29 जनवरी में मुझे बोला गया आपको तिहाड़ जेल जाना है। इंदिरा गांधी के जो असैसिन्स थे सतवंत सिंह और केहर सिंह, उनकी फांसी होने वाली है जो आपको दिलवानी। और केहर सिंह जो थे, जो ही वाज ओल्डर, उनकी आग्रह थी कि मेरी दाढ़ी जो है वो फांसी के फंदे से बाहर रखी है ताकि मेरी दाढ़ी ना टूटे और मेरी पगड़ी ना उतरे। सरकार की करोड़ों की जमीन थी जो कि उन्होंने पेपर के ऊपर गरीबों को दी थी, जिसको झोंपड़पट्टी बोलते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, स्लम्स में रहने वाले, उनके लिए वो जमीन उनके लिए ऑफिशियली अलॉट की थी। और पेपर पे ऐसा दिखाया था कि ये उन्हीं लोगों को दी गई है जमीन। उनको भगा दिया था मार के और वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। गाँव का जो सरपंच था वही खुद ही करवा रहा था वहाँ पे। मैंने देखा कि ये सब हो रहा है, तो ये तो गाँव सभा की जमीन है, गवर्नमेंट लैंड है, इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी कैसे हो रही है। तो मैंने उसकी डेमोलिशन का ऑर्डर पास किया और डेट फिक्स की हमने। तो ये लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेशराइज किया कि आप ये डेमोलिशन रुकवाइए। प्रेशर पूरा होगा चारों तरफ बोला कि एचकेएल भगत ने मुझे बोला है तो ये आप नहीं कर सकते, तुम तो जाओगी, मेरी भी गवर्नरशिप छीन जाएगी अगर तुम ये करोगे तो। उन्होंने डीडीए को बोल दिया, डीडीए ने बुलडोजर ही नहीं भिजवाया। तो हमने लोकल ट्रैक्टर और ट्रॉलीज वहाँ पे रिक्वेजिशन की। रोड पे जो ट्रैक्टर जा रहे थे उनको रोका, उनसे जबरदस्ती करके तोड़वा दिया पूरा। टफ डिसीजंस ले लिए बहुत ज्यादा एंड बोल्ड ऐसे। ऐसा सोचते ही नहीं थे कि टफ है, हमको मजा आता था ये सब करके उसमें। हाँ, मतलब मजा। मुझे याद है 9th का मेरा जो एग्जाम था उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो अच्छे से जम के पिताजी ने धुलाई करी और बोला कि अगर तुम्हारे ऐसे ही मार्क्स आते रहेंगे तो तुमको मैं बाहर एक ठेला लगा दूंगा, ठेले में केले बेचना तुम, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बात बहुत चुप गई। उन्होंने बोला तुम वहाँ तो बोलते थे मैं आईएएस बनूंगा और अब ये हालत है तुम्हारी, तो तुमको लगता है ऐसे आईएएस बनते हैं। और एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया। एक हफ्ते के अंदर मेरी लाइफ तो कंप्लीटली चेंज हो गई। मतलब पूरी ऐसे अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी लग रही है। Hello, myself Dr. Krupali Chudasma and welcome to Dream Chasers by an IAS officer. And I'm extremely honored to be here today to talk about the life, the struggles and untold stories behind the life of Mr. Vipul Mitra sir. With over 37 years of experience and dedicated services, not only his peers but youngsters are also inspired from you sir. So आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, the journey, the struggles and the challenges of an IAS life. So सर हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपकी स्कूल लाइफ, वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे, स्ट्रगल्स क्या थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर भी सर्विसेज में थे, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। जैसे जिस बाद में आईएएस पे आ गए थे तो पीसीएस बोलते हैं वहाँ पे, तो पीसीएस ऑफिसर थे और अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे हम लोगों की पोस्टिंग होती थी। और प्रिविलेजेस ऐसे नहीं थे, बिजली भी नहीं आती थी घर में, पानी के लिए भी टैंकर से पानी लाना पड़ता था। और घर छोटे थे लेकिन बहुत बड़ी जमीन उसके साथ हुआ करती थी उस जमाने में। तो प्रिविलेजेस नहीं लेते बहुत, लेकिन बचपन जो था बहुत मस्ती से गुजारा हमने। बहुत मजा करते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे। और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि आज कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और हाफ पैंट और छोटी सी शर्ट पहन करके हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे और नंगे पैर घूमते थे गर्मी में। तो बहुत मजा करते थे। वी वर लिविंग इन स्मॉल प्लेसेस। सो सर, आप जब स्कूल लाइफ में थे तभी से आपने सोच लिया था कि यू विल बी लाइक आईएएस ऑफिसर, और आपका कोई ड्रीम दूसरा था या फिर आप पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट थे? मतलब क्या है एग्जैक्ट व्हाट वाज योर प्लान? बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, आई वाज बिलो एवरेज। और स्कूल में तो सिर्फ मस्ती करते थे, खेलते थे पूरा दिन। और स्कूल टीचर भी पिटाई करते थे, घर पे आके बोलते थे तो घर वाले फिर वापस पिटाई करते थे कि तुमने कुछ गड़बड़ की होगी स्कूल में। तो जमाना अलग था, पेरेंटिंग भी अलग तरह की पेरेंटिंग हुआ करती थी। और हमको ऐसा लगता भी नहीं था। आजकल के बच्चे तो छोटी सी बात पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उस समय तो पिटाई भी हो जाती थी स्कूल से भी, फिर वापस घर आके दोबारा होती थी। अभी का क्या है कि बच्चों को तो ईच एंड एवरीथिंग में दे वांट देयर कंफर्मेशन कि नहीं ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता। तो वो वाला पेरेंटिंग वाज लिटरली डिफरेंट। यस। और देखिए, आप उस जमाने में क्या था कि सब कुछ हम लोग खुद ही करते थे। अब जैसे हम लोग रहते थे बठिंडा, एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उस समय बहुत ही बैकवर्ड था। उसका एक सब डिवीजन था जिसको मानसा बोला जाता है। आज वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है मानसा। तो मानसा में हम लोग रहते थे और वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए कैनाल में हम लोग जंप मार करके और भैंस की पूंछ पकड़ के हम लोग स्विमिंग करते थे। आप सोचिए, एज चिल्ड्रन। और कोई पैराफर्नलिया नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं।
दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं उसका कोई हम सोचते नहीं थे, कोई स्टेटस की कोई बात फोन नहीं थी। नहीं, कोई फोन record तो नहीं। कोई फोन तो घर पे भी फोन नहीं था, वही और वही। पंखा चल जाए तो भी बड़ी बात थी, क्योंकि बिजली 6-7 घंटे आती थी। वेरी 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 डिफरेंट एरा। आज सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है। तो ऐसे हम लोग और वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ते थे, और ऐसे हम बड़े हुए। और मैंने जो मानसा की बात बताई, जब उनकी पोस्टिंग मेरे फादर की वहाँ पे हुई अमृतसर से मानसा, तो अमृतसर बहुत ही फॉरवर्ड जगह थी और मानसा बहुत बैकवर्ड जगह थी। वहाँ पे जब गए तो एक स्कूल था वहाँ पे, गवर्नमेंट का स्कूल। उसमें सिर्फ 2 रूम्स थे। एक रूम में प्रिंसिपल बैठते थे और एक रूम उस क्लास को दिया जाता था जिस क्लास में एसटीएम का बेटा पढ़ता था। तो अगर अगला एसटीएम आएगा, उसका बेटा 7th में है, तो वो क्लासरूम में बाकी बच्चों को बाहर बिठा देते थे और 7th को वो अलॉट हो जाता था। तो जब मैं गया तो मैं 6th में था उस समय, तो 7th के बच्चों को वहां से निकाल दिया गया और 6th को अलॉट कर दिया गया। तो 2 ही रूम थे वहां। पूरे स्कूल में 2 ही रूम थे। एसटीएम का बेटा जिस क्लास में है उस क्लास को वो अलॉट करते थे रूम बाय ट्रेडिशन, और दूसरा जो बाकी सब बच्चे वो बाहर बैठते थे। लेकिन वो रूम भी कोई ग्रेट नहीं था, इट वाज वेरी ऑर्डनरी। देयर वाज नो फैन, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, और उस समय 45-46 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था। बहुत रेगिस्तान टाइप का एरिया था, कोई ग्रीनरी नहीं थी, और इट वाज वेरी टफ टाइम एज चिल्ड्रन। ये कब क्लिक हुआ, लाइक फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, या फिर मतलब व्हेन इट क्लिक्ड फॉर एन आईएएस जर्नी, प्री आईएएस लाइफ? मतलब कोई तो इंस्पिरेशन कुछ तो होगा, कुछ तो स्टोरी होगी उसके पीछे। हमको एक्चुअली बहुत आइडिया ही नहीं था कि क्या इसमें काम होता है। मेरे फादर जो काम करते थे तो वो भी कोई घर में डिस्कशन नहीं हुआ करती थी, हम लोग अपने में मस्त रहते थे। तो एक बार 7th में हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो मेरे फादर के बॉस थे, वो आए। अच्छा। और मेरे फादर भी वहाँ पे थे और हम बैठे हुए थे ऑडियंस में। 7th में था शायद मैं, 6th या 7th में। तो मैंने सोचा कि ये इतना यंग आदमी जो है ये मेरे फादर का बॉस कैसे है। उनसे छोटा था वो एज में। तो मैंने बाद में पूछा कि ये कैसे हो गया कि आप भी ऑफिसर हैं, वो भी ऑफिसर है, तो वो तो बहुत यंग है और आपके बॉस हैं वो, और आप उनको सर बोल रहे हैं, क्या रीजन है? मेरे को याद है उनका नाम मिस्टर भारद्वाज, आर भारद्वाज उनका नाम था, बहुत सीनियर, बाद में रिटायर हुए पंजाब में सीनियर पोजीशंस के ऊपर। तो उन्होंने बोला ये डायरेक्ट आईएएस होता है, मैं पीसीएस हूँ, ये डायरेक्ट आईएएस है। तो मैंने सोचा अगर कुछ कोशिश की जाए तो यही बना जाए जिससे आप यंग एज में ऐसी पोजीशंस पा सके और स्कूल के चीफ गेस्ट बन सके। तो मेरा ये सपना था कि मैं स्कूल का चीफ गेस्ट बन के आऊंगा। अरे वाह, बेस्ट। सो सर, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ का अगर हम देखें, हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? क्या था उसमें? आपने कुछ और सोचा कि लाइक यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स इन लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर और एनीथिंग? उसके बारे में कुछ स्टोरी हो तो बताइए सर। देखिए स्कूल में क्या था, ये जो छोटी जगह में रहते थे मानसा में, तो मेरे फादर को ऐसा लगा कि यहाँ तो ये बिल्कुल ही किसी लायक नहीं रहेंगे बच्चे, तो उन्होंने ट्रांसफर ले ली चंडीगढ़। और वहाँ पे सेक्रेटरीट पोस्टिंग थी, फील्ड पोस्टिंग नहीं थी, फैसिलिटीज भी कम थी, लेकिन चंडीगढ़ में एजुकेशन वाज बेटर। तो एजुकेशन में फिर चंडीगढ़ में आकर के मेरे को डीएवी स्कूल में डाला, जो हिंदी मीडियम स्कूल था, क्योंकि उनको लगता था इंग्लिश मीडियम तुम नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, अंग्रेजी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। और वहाँ डाल दिया 8th 9th में। वहाँ भी मस्ती चालू रही, लेकिन थोड़े वहाँ पहले से बेटर होते गए आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे याद है 9th का मेरा जो एग्ज़ाम था, उसमें उस समय बोर्ड नहीं होता था। 9th में अगर आप मार्क्स कम है तो भी 10th में चले जाते थे। उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे। अच्छा। और जिसको बोलते हैं मुश्किल से पास मार्क्स, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, साइंस। तो इतने कम मार्क्स आए तो अच्छी सी जम के पिताजी ने धुलाई करी और बोला कि अगर तुम्हारे ऐसे ही मार्क्स आते रहेंगे तो तुमको मैं बाहर एक ठेला लगा दूंगा, ठेले में केले बेचना तुम, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बात बहुत चुभ गई। उन्होंने बोला तुम वहाँ तो बोलते थे मैं आईएएस बनूंगा मानसा में जब थे, और मैं स्कूल पे आऊंगा चीफ गेस्ट बन करके, और अब ये हालत है तुम्हारी, तो तुमको लगता है ऐसे आईएएस बनते हैं? तो मैंने बोला कैसे बनते हैं आईएएस, पढ़ाई में अच्छा होना पड़ता है और तुम हो सकते हो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज से ये सब बाकी सब मस्ती बंद, और एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मतलब आई एम सो सरप्राइज। इसका मतलब है कि यंगस्टर्स अगर चाहें, जिस दिन वो डिसाइड करें कि अब से हमको शिफ्ट लेना है, तो दे कैन मेक अ यू टर्न।
मतलब एक हफ्ते के अंदर मेरी लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज हो गई और सारे जो फ्रेंड्स थे जो टाइम वेस्ट करते थे उनको सबको छोड़ दिया। हम फ्रॉम मस्ती मोड टू सीरियस हाँ, मोड और शिफ्टिंग। मैंने पूरी कंपनी चेंज कर ली अपनी। वाह। मतलब जो बिल्कुल मस्ती वाले धमाल करने वाले फ्रेंड्स थे वो मुझे बुलाने भी आते थे तो मैं जाता नहीं था और उनको इग्नोर करता था। रोड पे मिल जाते तो दिखता भी नहीं था। और जो पढ़ाकू बच्चे थे उसके ग्रुप में लाइब्रेरी में जाकर के घुस के कोशिश करता था कि कैसे उनके साथ रहूं। तो कंपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैराडाइम शिफ्ट चाहते हैं तो यू हैव टू लीव बिहाइंड द पास्ट इंक्लूडिंग द पास्ट पीपल विद whom you wasted your time। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने उस समय रियलाइज किया और जैसे ही मैंने यू टर्न लिया उसके बाद अच्छे दोस्त, मतलब पढ़ाकू दोस्त, सीरियस फ्रेंड्स बनाए। सिर्फ 3-4 ज्यादा दोस्त नहीं थे और उनके साथ बैठना शुरू किया तो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। और उसके बाद मैंने इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू की। मैंने बोला अंग्रेजी बहुत जरूरी जानना, और हिंदी मीडियम में था मैं। और उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश। एंड देन कॉलेज में जब गए तो आगे एजुकेशन सारी इंग्लिश मीडियम में थी। डीएवी कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। जब मैं कॉलेज में गया तो इट वाज सडन इम्प्रूवमेंट इन माय एजुकेशनल लेवल्स। और ग्रेजुएशन में आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। मतलब इमेजिन आप 10th में मेरे मार्क्स आए थे 65%, 9th में आए थे 45%, और ग्रेजुएशन में आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। तो मतलब कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट सडन चेंज ला सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज अगर आप अच्छे नहीं हैं तो बाद में भी अच्छे नहीं होंगे। तो दैट वाज अ बिग शिफ्ट इन द कॉलेज। एंड देन फ्रॉम कॉलेज टू दिस आईएएस। तो कॉलेज में जब थे हम लोग साथ साथ पढ़ाई के साथ मैंने वहाँ ड्रामेटिक क्लब और एक यंग स्पीकर्स एसोसिएशन थी वहाँ पे जिसमें हम लोग डिबेटिंग करते थे, उसको ज्वाइन किया। और हम ड्रामास करते थे, प्लेस करते थे और कल्चरल इवेंट्स में जाते थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते थे पढ़ाई के साथ साथ। तो कभी भी मैं बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा नहीं था। मैं पढ़ता था लेकिन क्रिएटिव तरीके से पढ़ता था। बहुत लंबे समय तक बैठ करके कोई 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ता था। आई थिंक आई हैड दैट नैक फॉर स्मार्ट स्टडी। किस तरह से आप उसके आप पॉइंट्स बनाएं, समराइज करें और किस तरह से उसको प्रेजेंट करें। एंड आई यूज्ड टू हैव अ डाइवर्शन ऑफ माय माइंड टू अदर एक्टिविटीज व्हिच वर आल्सो क्रिएटिव, जैसे कि ड्रामा है, प्ले है, डेक्लेमेशंस है, डिबेट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं। तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करने लगा बहुत ज़्यादा। बाद में कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसमें अगेन आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट। सर, तो ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी, लाइक आफ्टर द कॉलेज हाउ वाज द जर्नी, उसके बारे में बताइए। देखिए, उससे पहले जो मैं बात कर रहा था कि एक क्लैरिटी ऑफ मिशन जो है, गोल है, वो आने में समय लगता है। और आजकल तो बच्चों को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ बन सकता हूँ। तो आपके ड्रीम में और आपके एस्पिरेशंस में और आपके गोल में फर्क है। ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में जो भी फितूर आए उसको फॉलो करना है। अब मैंने ये फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, और उसमें एक लड़का बोलता है मुझे फोटोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बनने में चला जाता है। दूसरा बोलता है मैं लद्दाख में रह करके साइंटिस्ट बनूंगा, पता नहीं कैसे उसको इतने सारे अवार्ड मिल जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी मिसलीडिंग है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल भी बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। जब हमारे भी जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो जब 7th में होते थे किसी को पायलट बनना है, जब 8th में होते थे किसी को एक्टर बनना होता था, जब 10th में होते तो फिल्म डायरेक्टर बनना होता था। तो ये जो गोल्स और ड्रीम्स है नहीं, चेंज होते रहते हैं, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। लेकिन उसको जो है ना, आपको एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर परखना बहुत जरूरी है। क्या ये वो चीज है जिसमें आप सस्टेनेबल है, पूरा जीवन आप उस पर बिता सकते हो, आपको वो रोटी दे सकता है, करियर दे सकता है, क्या आप एक्चुअली उस लायक हो या नहीं। तो इसी तरह से मुझे भी उस समय लगा कि मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री में चला जाऊं। और मैंने बहुत सारे प्लेस किए, ड्रामास किए दूरदर्शन पे। और जब मैं मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो फर्स्ट ईयर के बाद मैनेजमेंट एक समर ट्रेनिंग होती है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में। उस दौरान मैं बॉम्बे गया।
और उस समय बॉम्बे बोलते थे, हम मुंबई बोलते हैं। तो बॉम्बे जाकर के मैं मिला, बहुत सारे जानने वाले कुछ लोग थे और उस समय So you मुझे tried for this हाँ, particular जानने के लिए कि interest. कैसी Yeah. लाइन है ये, हम्म, लाइन कैसी है, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ना जाया जाए। और Great. मुझे याद है कि एक उस समय हमारे जानने वाले केडी शोरी करके प्रोड्यूसर होते थे, तो अच्छा। वो हमारे पंजाब से थे। तो वो हमको धर्मेंद्र के पास ले गए। उस समय धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे और बहुत हैंडसम और बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे नेचर के। और मुझे पूछा कि पुत्र क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने बोला मैं MBA कर रहा हूँ, तो मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ। तो हंसने लगे, कहते अच्छा पढ़े लिखे लोग भी फिल्मों में आते हैं, मतलब ये ज़माना ऐसा था। और फिर उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे आना है तो पिछला सब कुछ छोड़ दो और सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं, मेहनत ज्यादा है। हाँ, मेहनत हाँ. ज़्यादा है, ऐसे लोग आते हैं जिनके दे हैव नथिंग टू लूज, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और लोगों को मतलब फुटपाथ भी सोना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज तो मैंने सोचने लगा कि यार ये तो ज़्यादा ही स्ट्रगल है, इतनी सोची नहीं थी कि ये हालत, और नहीं कुछ बने तो क्या करेंगे। तो मैं वापस आया और मैंने अपने फादर से बात करी कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला तुम ऐसे करो, एक बार एग्जाम दे के देख लो IAS का, अगर वो नहीं होता तो कोई बात नहीं, तुम चले जाना, ऑप्शन बी MBA कंप्लीट करो और बॉम्बे में कोई जॉब लो किसी कंपनी में, और कंपनी में काम करो, बॉम्बे में रहो और साथ साथ तुम एक्टिंग के लिए ट्राई करो। तो प्लान A प्लान B दोनों रहने चाहिए तुम्हारे पास। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस समय मैंने जब सोचा तो प्रीलिम्स में सिर्फ 1 महीना रह गया था, तो मैंने बोला अब तो प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की डेट चली गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा फॉर्म मैंने भर के भिजवा दिया पहले से। वाह। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया था और भेज दिया था, रोल नंबर भी आ गया था, उस टाइम रोल नंबर बोलते थे। हाँ। तो आ गया और उन्होंने बोला 1 महीने बाद प्रीलिम्स है, तुम तो बैठ जाओ 1 महीने प्रॉपर फिर प्रीलिम्स पे फोकस पढ़ाई किया। करो। और मैं MBA कर रहा था, तो मैनेजमेंट के मेरे सब्जेक्ट्स थे सारे, और आई वाज डूइंग वेरी वेल इन दो सब्जेक्ट। तो ही सेड कि उस समय एक सब्जेक्ट होता था मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी को ले लो तुम, क्योंकि पढ़ ही रहे हो तुम। और एक सोशियोलॉजी ले लो, तो इजी सब्जेक्ट है, साइंस वाइंस तो अपने को समझ आती नहीं थी, वो ले लो और ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है। 1 महीना मैंने पढ़ा और प्रीलिम्स जा करके, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है प्रीलिम्स, वो एग्जाम कर दिया मैंने। करके फिर मैं वापस चला गया जलंधर दूरदर्शन प्ले करने के लिए। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन शाम को मैं बस में बैठ करके जलंधर चला गया। पैशन। और वहाँ पे एक टीवी सीरीज किया अरे वाह। जलंधर दूरदर्शन में, और ऐसे वहाँ पे रहा थोड़े दिन, और 1 महीने में रिजल्ट आया तो मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था। वाह। मुझे खुद को हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया। तो अब बोला अब तो प्रीलिम्स क्लियर हो गए, अब तो मेन के लिए करना पड़ेगा, तो इज्जत का सवाल है। तो फिर उस बीच में कितना टाइम था ड्यूरेशन? तो उसके बाद 4 महीने थे ओके। जो जिसमें तैयारी कर सकते थे। तो उस 4 महीने में फिर मैंने बाकी सब कुछ बंद कर दिया, एकदम और फोकस करके फिर बहुत पढ़ाई करी उस समय, मतलब 8-9 घंटे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि बाकी सब कुछ बंद कर दिया। और बैठ के पढ़ते थे, लेकिन नोट्स बनाते थे, और एकदम स्मार्ट, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी, फोकस स्टडी, नॉट मगिंग अप एंड नॉट मगिंग अप, वो किया, तैयारी की और रिटर्न एग्जाम दिया उस समय। फिर अलग हर एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर्स हुआ करते थे। जनरल स्टडीज जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसके 2 पेपर्स होते हैं, 2 मैनेजमेंट के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, सोशियोलॉजी के, इस तरह से अलग अलग फिर लैंग्वेज के 1 महीना तक चलता है, और एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। ओके। सो इट इज क्वाइट। और फिर 2 एग्जाम्स के बीच में गैप होता होगा? हाँ होता है, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन, पूरी डेट शीट आती है, उसके हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। तो वो एग्जाम्स की तैयारी की और उसमें परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज़ मैं जो उस समय करता था, थ्रू आउट मैंने अपने मैनेजमेंट में भी और इकोनॉमिक्स में भी ऐसे किया कि मैं अलग तरीके से हर चीज़ को डील करता था। मतलब जो बुक्स में लिखा है या जो स्टैंडर्ड रिप्लाईज हैं, उससे अलग तरह के रिप्लाईज मैं करता था। अब जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आया कि अकबर के दौरान, अकबर के रिजीम में उन्होंने एक धर्म निकाला था दीन इलाही, क्योंकि वो उस समय बहुत उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव, मुगलों के बीच में कंपेयर टू अदर्स, ही वाज अकबर द ग्रेट। और वो दीन इलाही उन्होंने धर्म निकाला, और वो थोड़े उनका दृष्टिकोण थोड़ा लिबरल था।
तो उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ओके, और बाद में अंग्रेजों के टाइम जो धार्मिक नीति थी सरकार की वो कैसी थी, और सरकार और धर्म के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए. मतलब इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डिफरेंट eras. वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट वे. तो उसको मैंने जो आंसर किया, मैंने उसमें फ्लो चार्ट्स बनाए, उसको कनेक्ट किया उसी टाइम सोच करके. मतलब वो आंसर जो डिस्क्रिप्टिव था वो आप अपने हिसाब से उसको करते थे. तो लोग लिख रहे थे 20-20 पेज, तो मैंने आई थिंक 8-10 पेज में, 7-8 पेज में उसको पूरा डिस्क्राइब किया, कंपेयर किया और उसके कंक्लूजन निकाले. प्रॉपर क्रिएटिव अप्रोच से भी. और क्रिएटिव, तो आई थिंक दे आर मोर टू सी एंड टू द पॉइंट. तो सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्कॉलर्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर PhDs और subject experts. They are looking for practical leaders with understanding who can connect knowledge to practical situations. तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जितने आप लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ नॉलेज को रिलेट कर पाएंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. True. And then also that will be helping you to crack the exam as well. हाँ, तो यही मैंने किया एग्जाम, और अलग तरह से मैंने आंसर्स, इस तरह से सभी सब्जेक्ट के आंसर्स अलग तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन के मैंने किया. यस. और मुझे याद है इंटरव्यू बोर्ड था, बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग थे उसके अंदर. इंटरव्यू में. तो उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया, मेन में मतलब रिटर्न में पास हो गया. तो इंटरव्यू कॉल आ गई. उसके बाद मेरे को फिर आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हो गया. रिटर्न भी पास हो गया, क्या करूँगा, बॉम्बे नहीं जा पाऊंगा. मुझे उसकी भी चिंता थी कि मेरा रियल ड्रीम तो था फिल्म इंडस्ट्री में जाना. तो पिताजी ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, तुम इंटरव्यू भी देख लो, शायद कहाँ तुम आने वाले हो, यहाँ तक पहुँच गए, इंटरव्यू को वेस्ट मत करो, अपॉर्चुनिटी को. ऑब्वियसली हाँ. तो इंटरव्यू में चला गया, अपने पहुँच गया जाकर के वहाँ UPSC में इंटरव्यू में. तो मुझे याद है वहाँ भी हम दिल्ली में जहाँ रहते थे वहाँ से ऑटो रिक्शा करके गए थे वहाँ पे. और इंटरव्यू बोर्ड में मुझसे अलग अलग सवाल पूछे उन्होंने, नॉलेज बेस्ड कुछ पूछा. तो कुछ आते थे, जो नहीं आते थे मैं बोल देता था कि आता नहीं है. जो आपको नहीं आता आप ब्लफ मत करिए, बता दीजिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग. फिर उन्होंने, चेयरमैन साहब ने ये पूछा इंटरव्यू बोर्ड में कि तुम तो एक्टर बनना चाहते थे, ऐसा तुमने लिखा है अपने उसके अंदर, हॉबीज के अंदर एक्टिंग लिखा है. अच्छा. तो एक्टिंग और ब्यूरोक्रेसी तो बहुत अलग चीज़ है. तो मैंने बोला सर देखिए, एक्टिंग जो है वो हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है. हम किसी भी रोल में जब होते हैं तो उस चीज़ को एनेक्ट कर रहे होते हैं. जैसे आप यहाँ बैठे हैं एज चेयरमैन ऑफ द UPSC इंटरव्यू बोर्ड, तो आप एक फसाड, एक मुखौटा आप चेयरमैन का लगा करके यहाँ बैठे हैं, और जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू आर अक्रॉस द टेबल, यू आर आस्किंग मी समथिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और आप वही चीज़ें मेरे से पूछ रहे हैं जो आपको आती है शायद, लेकिन सब कुछ सबको नहीं आता. और किसी भी सिचुएशन में यू हैव टू एक्ट आउट योर रोल. तो जैसे हम रोल, एक्टिंग में भी हम रोल प्ले करते हैं उस समय, और उसकी हम एक्टिंग करते हैं. ब्यूरोक्रेसी में भी आपको जिस पोस्ट पे रखा जाता है, आप उस पोस्ट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पब्लिक के सामने, पॉलिटिशियंस के सामने, लोगों के सामने एक रोल प्ले करते हैं. रियलिटी में आप शायद ऐसे हो ना हो. घर में बच्चों के साथ वेकेशन पे आप अलग हो सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में एक रोल प्ले करते हैं. जैसे आप इस समय UPSC के इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये मैंने बोला तो सब बहुत हंसने लगे. आंसर मतलब लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी आर एक्टिंग. हंसने लगे. दे वर वेरी सरप्राइज कि 22 साल का लड़का ये सब बोल रहा है. बहुत एमिनेंट लोग थे, कोई लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक RBI के रिटायर्ड गवर्नर थे. इट्स वेरी थॉटफुल, लाइक इस टाइप का आंसर उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा. सो दे सेड कि यू आर डोंट यू थिंक यू आर ओवर कॉन्फिडेंट. I am just confident, not over. So I got very high marks in interview, you know, and then I was pretty high in the merit. उसके बाद रिजल्ट आ गया. मैं सोच रहा था ठीक है, उस समय IPS तो मिल ही जाएगा. मैंने वापस आके पिताजी को बोला कि इंटरव्यू अच्छी हो गई, टोपी तो लग जाएगी, तो यूनिफॉर्म मिल जाएगी. लेकिन IAS में वो भी बहुत ऊपर अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो गए. तो जब आए तो मतलब दिस जर्नी वाज नॉट एज टफ जैसे आप अभी फिल्म आई थी 12th फेल, राइट. उसमें दिखाते हैं कि लोग बरसों से लगे रहते हैं
उसमें बहुत स्ट्रगल दिखाया है। स्ट्रगल दिखा रहे हैं, बैठे आप मतलब लगे हुए हैं, सालों तक लगे हुए हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं ये भी मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सब यंगस्टर्स को ये बोलता हूँ कि कुछ भी ऐसा आप थोड़ा एक प्लान भी रखिए और आप जो करिए एक लाइट मन से करिए। आप ओवरवेल्म मत होइए किसी भी चीज़ में। आप पढ़ रहे हैं तो भी उसको एंजॉय करिए। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो उस तरह से पढ़िए जैसे आप एंजॉय कर सकें। And that everyone needs to find their own way. अंडरस्टैंडिंग में लाइए आप चीज़ को। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं उसको भी आप सिंप्लीफाई करके अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाइए। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे चीज़ को तो उसको चेंज करिए और उसको अपनी अंडरस्टैंड। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी वेरी कैपेबल। कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है, मैं ये मानता हूँ। मुझे उस टाइम साइंस इसलिए नहीं अच्छी लगती थी, मैं बाद में सोचता था क्यों नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो टीचर ही हमारे अजीब थे। वो फार्मूला रटाते होते थे। सही है। और मैथ्स में वो tan थीटा और वो सब अलजेब्रा और वो मतलब हमको लगता नहीं था कि इसका रेलेवेंस क्या है। अगर चीज़ का रेलेवेंस और कनेक्टिविटी आपको एजुकेशन की समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकलिटी के साथ उसको लिंक नहीं करोगे एज ए स्टूडेंट, या टीचर आपको लिंक नहीं कर पाएगा, तो कोई भी स्टूडेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो एजुकेशन, आप जब यंगस्टर्स भी किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आप उसमें समय दीजिए, मेहनत करिए, लेकिन प्लान भी हमेशा रखिए। और इतना ज़्यादा भी उसमें अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है कि 8-10 साल आप या 5-6 साल आप IAS का एग्जाम ही देते जा रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये चीज़ के पीछे मत पड़ जाओ। आप 1-2 चांस 3 चांस दे दीजिए और नहीं हो रहा तो आप कुछ और करिए लाइफ में। कोई यही थोड़ी एक चीज़ है। विद द प्रैक्टिकल अप्रोच। यस, तो ये होना चाहिए। सर, तो फ्रॉम प्री IAS टू नाउ एज एन IAS, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, IAS में सेलेक्ट होने के बाद हमारी अकेडमी है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं पहले, और जहाँ पे सभी सर्विसेज जो ग्रुप ए सर्विसेज को बोलते हैं, IAS, IPS, IRS, IRTS, वो सब लोग शुरू में इकट्ठे होते हैं पहले 3 महीने के लिए। उसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो 25 अगस्त 1986 हम लोग ज्वाइन किए थे, हमारा बैच मसूरी में। और 3 महीने तक हमारी ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होती हैं और बहुत इंटेंसिव सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड से लोग आए होते हैं। इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, IIT इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, एम्स के डॉक्टर्स थे। तो सब ब्रिलियंट लोग वहाँ पे सेलेक्ट होकर के आते हैं। तो उनको एक ट्रेनिंग में ढालना ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अकेडमी का, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन करना। तो उनको लॉ सिखाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स सिखाई जाती है। तो ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है वो बताया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बात करते हैं। ये बहुत टफ होता है और अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, बट पूरा दिन सुबह से रात तक काम रहता है उसके अंदर। शाम को हॉर्स राइडिंग भी सिखाते थे, शूटिंग भी सिखाते थे। तो मतलब अलग अलग कार्डर्स भी लोग जाते हैं। उस समय तो ऐसे एरियाज भी थे जिसमें रोड्स भी नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को तैयार किया जाता है उसमें 3 महीने तक। उसके बाद में उसके दौरान हम लोगों को अटैचमेंट के लिए भेजते हैं। जैसे आर्मी अटैचमेंट में भेजा मुझे, मैं नाथुला पास किया, 21 दिन आर्मी के साथ रहा। और 31 दिसंबर मुझे याद है 1986, और 31 दिसंबर न्यू ईयर्स, एकदम कड़क। तो ठंड होगी ना, बहुत जबरदस्त, -20 डिग्री टेम्परेचर था उस समय। नाथुला पास एकदम सिक्किम से ऊपर है। हम लोग वहाँ रहे जाकर के 21 दिन आर्मी के साथ। तो आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी की क्या फॉर्मेशंस हैं, माउंटेन डिवीजन के साथ उनको अटैच किया गया, क्योंकि सिविल और मिलिट्री का बहुत सारा इंटरेक्शन रहता है बाद में फ्यूचर में। तो उनके प्रति भी हम लोगों को नॉलेज देते हैं, आर्मी अटैचमेंट भी करते हैं। उसके बाद ट्राइबल अटैचमेंट होती है, तो ट्राइबल एरिया में भेजते हैं हमको। तो जैसे उड़ीसा में ट्राइबल एरिया था एक बहुत बैकवर्ड, वहाँ पे मैं गया। छोटे ग्रुप में हमको भेजा गया, और पहले ट्रेन से गए, उसके बाद जीप से गए, फिर जीप छोड़ करके 4 घंटे चल के गए जंगल के अंदर, और वहाँ पे जा करके हम 10 दिन रुके एक ट्राइबल हट में। एकदम बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब था, डोंगरियाज करके ट्राइब बोलते हैं उस समय। बिना कपड़ों के लोग रहते थे उस जमाने में, ट्राइबल्स। उनके बीच में हम जा करके रहे, और उनकी प्रॉब्लम्स कैसे, ट्राइबल्स को कैसे डील करना है, उसके साथ आपको फैमिलियराइज कराते हैं।
उसके बाद पब्लिक सेक्टर अटैचमेंट होती थी हमारी, जैसे बोकारो स्टील प्लांट में हमको अटैच किया गया कि इंडिया का पब्लिक सेक्टर कैसे चलता है। तो ऐसे अलग अलग अटैचमेंट्स होती हैं, हमको पूरा भारत दर्शन होता है, पूरे इंडिया में घुमाते हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है उसके बाद में दिल्ली में सब लोग मिलते हैं वापस, और उसके बाद में फिर फेज 1 होता है, उसके बाद उसका एग्जाम होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भेज देते हैं सबको। अलग जो कार्डर अलॉट हो जाता है बीच में, हर एक ऑफिसर को, IAS ऑफिसर को कार्डर मिलता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कार्डर मिलने के बाद होती है। तो कार्डर मिलता है मतलब उस स्टेट में आपको काम करना है ज़्यादा समय। तो बाकी सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो अपनी अपनी अकेडमी में चली जाती हैं फाउंडेशन कोर्स के बाद। तो फाउंडेशन कोर्स जैसे दिसंबर में ख़त्म हो गया, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स जो IPS वाले थे वो हैदराबाद चले जाते हैं, IRS वाले जो हैं वो, उनकी अकेडमी नागपुर में है, कस्टम्स की दिल्ली में है, फॉरेन सर्विस वाले भी दिल्ली में चले जाते हैं, सिर्फ IAS वाले वहाँ पे रह जाते हैं। तो उस समय रूममेट चला गया तो बहुत अच्छा लगा कि अब रूम पूरा अपने को मिल गया है। तो पूरी अकेडमी खाली हो गई। फिर उसके लिए IAS स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, और भारत दर्शन के बाद फिर वापस आके टेस्ट एग्जाम होता है, और उसके बाद उस दौरान कार्डर मिल जाता है आपका। और उस कार्डर की जो लैंग्वेज है, जैसे मेरे को गुजरात कार्डर मिला, तो मैं तो चंडीगढ़ से थे, तो गुजराती लैंग्वेज भी वहीं पढ़ानी शुरू कर देते हैं अकेडमी में। किसी को आप देखिए, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर सो डिफरेंट। अब सोचिए कि हरियाणा के लड़के को अगर तमिलनाडु मिला है तो वो तमिलनाडु में जाएगा, उससे पहले उसको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और लैंग्वेज का एग्जाम पास करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लैंग्वेज सिखाते हैं, उसके बाद में आपको स्टेट में भेज देते हैं, और स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है आपको। ओके, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है, उसमें जो डायरेक्ट IAS रिक्रूट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, कलेक्टर के साथ अटैच करते हैं। और वहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर आपकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। आपको तलाटी का चार्ज भी देते हैं एक विलेज का, उसके बाद आपको TDO का चार्ज देते हैं, आपको सर्कल ऑफिसर का चार्ज देते हैं, आपको BDO का चार्ज देते हैं, आपको तहसीलदार या मामलतदार का चार्ज देते हैं, आपको पुलिस स्टेशन के साथ अटैच करते हैं, FIRs कैसे लिखनी है। इस तरह से अलग अलग सरकार के जो डिपार्टमेंट है, RTO ऑफिस में भेजते हैं आपको। और ऐसे अलग अलग सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको देते हैं जब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और उसके बाद फिर से आप उस ट्रेनिंग के दौरान आप उसके बाद जो फेज 2 होता है, उसके 1 साल के बाद लगभग होता है, फिर आप वापस जाते हैं अकेडमी में, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के कौन से कार्डर में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस वो होती है। और 2 साल जब पूरे होते हैं तो फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है। ये पूरा प्रोसेस है IAS में, फ्रॉम प्री IAS टू IAS ट्रांजिशन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पोस्टिंग की। यस, तो जो ट्रांजिशन है उसमें आप एक कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़की को ऑफिसर में कन्वर्ट करते हैं। 2 साल लगते हैं उसको ठोक बजा करके अच्छे से, और वो जब कन्वर्ट हो जाता है तब उसको फर्स्ट पोस्टिंग दी जाती है। तो जब फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। तो मैं भुज में था उस समय, ओके, और गुजरात में भुज डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही उस समय रिमोट, और अब तो बहुत डेवलप हो गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम तो बहुत ही बैकवर्ड था, टेलीफोन एक्सचेंज भी मैनुअल हुआ करती थी। फोन उठाते थे तो सामने से बोलता था कि नंबर आपको, मतलब बताओ कौन से नंबर पे डायल करना है, और वो ऐसे प्लग डाल करके लिंक किया करते। और मतलब डायलिंग भी नहीं थी फोन की। उसके बाद डायलिंग आई, उसके बाद पुश बटन आया। इमेजिन करो कौन सी एरा की बात कर रहे हैं, I'm talking of 87, 88। और कच्छ में था मैं उस समय, तो मेरे फादर उस समय दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, होम मिनिस्ट्री में। अच्छा, तो होम मिनिस्टर थे उस समय बूटा सिंह जी, उनके साथ वो बिहार, झारखंड उस समय नहीं था, तो बिहार में नक्सलेट एरिया में वो लोग हेलीकॉप्टर में गए। 2 हेलीकॉप्टर्स थे, और बिहार के CM उस टाइम बिंदेश्वरी दुबे करके होते थे वो, और बूटा सिंह जी एक हेलीकॉप्टर में थे, और पिछले हेलीकॉप्टर में मेरे फादर थे, और NSG के उस समय बहुत सीनियर एडिशनल डायरेक्टर थे, और दूसरे ऑफिसर्स स्टेट के 1-2 लोग थे। तो उस समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया मेरे फादर का, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ उस समय सर्विस पे। When you were at your first posting? हाँ, तो मैं अपनी ट्रेनिंग में था उस समय। तो नक्सलाइट एरिया में किसी का सैबोटेज शायद था, नक्सलाइट एरिया था उस समय, बहुत इंटीरियर, रांची से बहुत अंदर का एरिया,
गए थे वो लोग देखने के लिए। तो मुझे फिर क्योंकि वो मिनिस्ट्री में थे तो भुज से मुझे दिल्ली बुलाया गया। अच्छा। और दिल्ली आया मैं वापस। और दिल्ली में फिर मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा 2 साल का टेन्योर दिल्ली में किया और 2 साल Because of मुझे this बिकॉज ऑफ unfortunate अनकम्पैशनेट ग्राउंड्स Yes. मुझे दिल्ली में पोस्टिंग दी एज STM। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इन पंजाबी बाग एरिया ऑफ दिल्ली। ओह 30,000 ही बहुत फेमस है, वहाँ पे हाँ। बैठते थे हम लोग। वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। सो हमने जो फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में बात करी आपकी दिल्ली की, उस टाइम का आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई मोमेंट्स या इंसिडेंट याद है जहाँ पे आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं पर्सनली और प्रोफेशनली? बिकॉज आपकी लाइफ में उस टाइम के जस्ट पहले बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया? देखिए, गुजरात अलग तरह का एनवायरनमेंट था। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आना और वो 30,000 में काम करना अलग था। तो वो ट्रांजिशन बहुत सडन थी। दिल्ली में आए और पोस्टिंग हुई जब, उसके बाद में कुछ देर में मेरी शादी हुई। आई गॉट मैरिड। और हम लोग नई नई शादी हुई थी तो दिल्ली में क्या था कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन में कुछ केस होता था डाउरी हरेसमेंट का, तो डाउरी डेथ्स के केस में SDM को बुलाते थे स्टेटमेंट लिखने के लिए। अच्छा। और शादी के 6-7 दिन के बाद रात को पुलिस वाले आकर के सर चलिए, जय हिंद, चलिए वहाँ पे किसी जगह जाना है और एक बैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है। मतलब लड़की को जला दिया, ऐसे बहुत केस होते थे उस समय। डाउरी डेथ्स के बहुत केस दिल्ली में हुआ करते थे और मैंने कम से कम 2 साल में 80 गर्ल्स की बैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की, 80 उस समय। तो मतलब महीने में 2-3 बैंक डिक्लेरेशंस, और वो भी रात के समय ऐसा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था रात को। एनी टाइम, रात को 2 बजे 3 रात को 2 बजे भी emergency। नई शादी हो रही है, आप है घर में और नॉक करके पुलिस वाले आके बोलते हैं चलिए सर आपको बैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है। और वहाँ गए, आप बैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी और फिर वापस आ गए। और ऐसे ऐसे केसेस होते थे जो उस उम्र में आप देखिए, मतलब 70% बर्न, 80% बर्न्स, मतलब कई केस में तो उसके हाथ ही चल जाते थे, उसके पैर का अंगूठा लगाते थे बैंक डिक्लेरेशन में। इतनी बुरी चली परिस्थिति में हॉस्पिटल्स में लड़कियां होती थी, उनकी बैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते थे रात को, पूरी रात बैठ करके। और ये कैसे रिकॉर्ड करनी होती है? ये पूरे लिखते हैं अपने हाथ से, और जो वो बोलती है वो लड़की बताती है, बाकी सबको बाहर भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस को जो भी बयान दिया जाता है उसकी एविडेंस इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड इट। तो पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को जला दिया, या सास ने मुझे तंग किया इसलिए मैं खुद जल गई, ऐसे। तो ऐसे केसेस बहुत हुआ करते थे उस समय दिल्ली में। तो पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है, खास करके फील्ड पोस्टिंग्स में, और किसी भी समय आपको जरूरत पड़ सकती है, खास करके जो लोग लॉ एंड ऑर्डर से, या ऐसी कोई सडन सिचुएशन आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके सब डिवीजन में होती है। ये चीज हमको सीखने को मिली दिल्ली में। सो सर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट पोस्टिंग देखे, तो अगर दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कहीं पे भी ये इंसिडेंट हो रहा है तो आपको ही जाके वो रिकॉर्डिंग करवाना, मतलब आपके अंडर आता है? दिल्ली में 6 SDM थे उस समय, तो पूरा इतना बड़ा दिल्ली है, और सिर्फ 6 SDM उस समय हुआ करते थे। और अगर कोई दूसरा SDM छुट्टी पे है तो उसके एरिया में भी आपको जाना पड़ता था कवर करने। अच्छा। तो दिस वाज अ बिग शॉक इन अ वे कि हमारी सोसाइटी में, देश के कैपिटल में ये हालत है महिलाओं की, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हम आंखों से देखते थे। एंड देन एज एन इमोशंस अगर हम देखने जाए तो न्यूली मैरिड एंड देन कट टू दिस डाइंग डिक्लेरेशंस एंड एवरीथिंग, और वो भी रात को 2-3-4 बजे, तो जो इमोशंस ऑफ ओवरवेलमिंग वाला पूरा सिचुएशन देखा जाए तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू एज वेल, वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, फॉर माय वाइफ। मेरी मदर में हमारे पे रहती थी साथ में, उस समय मेरे छोटे भाई थे, तो सबको लगता था ये क्या, रात को कभी 1 बजे ले जाते हैं बुलाने के लिए लिख के, और वापस आता था तो दिमाग में वही उसकी शक्ल रहती थी कि वो जली हुई लड़की बेचारी। तो ये बहुत एक शुरू में आपको हार्डन करते हैं एक्सपीरियंस स्लोली, लेकिन वो 8-10 बार आप करोगे तो उसके बाद इट बिकम्स लाइक ए रूटीन। हाँ। दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब मेरी सिर्फ मुश्किल से 3 साल की, और 89 जनवरी में मुझे बोला गया कि
आपको तिहाड़ जेल जाना है हम्म ड्यूटी पे, और कल सुबह हम्म इंदिरा गांधी के जो असैसिन्स थे हम्म सतवंत सिंह और केहर सिंह, उनकी हम्म। फांसी होने वाली है जो आपको दिलवानी है। ओह अब सोचिए, आई वॉज 24 years old, ओह 24-25 years old, हम्म। 25 साल का रहूंगा मैं, और मुझे उस समय ड्यूटी पे लगाया ऑर्डर गया लगा दिया। कि आपको जाना हाँ। है, और कल सुबह ये दो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर के असैसिन्स, आप इमेजिन करिए, इंदिरा गांधी को जिन्होंने गोली मारी थी, वो सतवंत सिंह और केहर सिंह, वो एक्सट्रीमिस्ट्स उस समय थे। आप तिहाड़ जाइए और उनकी फांसी का पंजाब जेल मैनुअल होता है, उसके हिसाब से फांसी के समय भी एसटीएम हैज टू कंडक्ट द प्रोसेस, क्योंकि बाकी सब पुलिस वाले रहते हैं। तो ये लॉ में इसीलिए ये सब प्रोविजंस हैं कि सिर्फ पुलिस कुछ अकेले ना कर दे, और उसके सामने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस रहनी चाहिए। हाँ, मतलब टू क्रेडिबिलिटी के लिए। क्रेडिबिलिटी के लिए। तो ये जो क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आपने जितने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किए उसमें भी कुछ आगे देयर विल बी द रिजल्ट। मतलब 22 या 23 केसेस में कन्विक्शन हुई है बेस्ड ऑन माय डाइंग डिक्लेरेशन, और 3 केस ऐसे थे जिसमें और कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे उम्र कैद हुई थी उसके हस्बैंड को और उसके in-laws out of how many cases? Out of 82 cases मैंने रिकॉर्ड किए। out of 80 cases 2023 like 2022 उसमें कन्विक्शन हुई, तो इट्स अ वेरी गुड रेट ऑफ कन्विक्शन। यस यस। और अब देखिए, फांसी देने हम वहाँ पे गए, और सतवंत सिंह, केहर सिंह, पूरी रात हमको उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके सामने बैठना पड़ता है, अंदर लाइट ऑन रखनी पड़ती है क्योंकि उनको इन्फॉर्म कर देते हैं प्रीवियस डे। और उस समय तो ये खालिस्तान मूवमेंट बहुत, पंजाब एक्सट्रीमिज्म बहुत टॉप पे था। और उसके बाद जितने समय मैं दिल्ली में रहा, मुझे बहुत सिक्योरिटी मिली रही, ब्लैक कमांडोज मेरे साथ लगे रहते थे, क्योंकि इट वाज अ वेरी रिस्की जॉब वहाँ पे कि आपने खालिस्तानी जो 2 लोग हैं इतने बड़े, उनको आपने फांसी दी है, और उनकी डाइंग डिक्लेरेशन लिखते हैं, उनकी विल लिखते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी पूजा करवाते हैं, जो भी उनको करनी है। उन्होंने अरदास करी, सिख धर्म के हिसाब से बुलाना पड़ता है उनके प्रीस्ट को, वो पूरा प्रोसेस होता है। उनकी आखिरी इच्छा में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको क्या चाहिए, और आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है किसको देना चाहते हैं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, ये सब कन्वर्सेशन याद है? हाँ, सब याद है। तो उस समय पूरी रात हमको बैठ के करना पड़ा। उसने क्या बोला था आखिरी इच्छा वाले? आखिरी इच्छा में बहुत जो सतवंत सिंह था, जो यंग था, वो तो बहुत घबरा गया था उस समय, और बहुत रेटल्ड था, वो हॉकी प्लेयर हुआ करता था। उसने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अगले महीने जो नेशनल हॉकीज हो रहे हैं उसमें मुझे खेलने दिया जाए। तो अब इस तरह की आखिरी इच्छा तो क्या पूरी करेगी, लेकिन उन्होंने लिखी उस समय। और केहर सिंह जो थे, जो ही वाज ओल्डर, मच ओल्डर, और बहुत कट्टर इंसान थे, और उनको कोई अफसोस नहीं था कि मैंने क्या किया। उनकी आखिरी इच्छा थी, उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी दाढ़ी जो है वो फांसी के फंदे से बाहर रखी जाए, ताकि मेरी दाढ़ी ना टूटे और मेरी पगड़ी ना उतरे। उनकी आखिरी इच्छा थी। मतलब ऐसे फैनेटिक्स थे कि उसको पता है कि वो मरने जा रहा है, लेकिन उसको ये था कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हमको पहली जॉब पे, और फिर हमको ये पूरा बना करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना पड़ता है कि वी कैरिड आउट द एग्जीक्यूशन एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। सो ये 2-3 इंसिडेंट्स जो फर्स्ट पोस्टिंग वाले हैं, उसके अलावा कोई और पर्सनल इंसिडेंट्स? देखिए, मैं एसटीएम था, तो रेवेन्यू के मैटर्स, दिल्ली में जमीन जो है वो हमेशा से बहुत महंगी रही है, आपको पता ही है। दिल्ली में लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे एक एरिया था पंजाबी बाग, उसके आगे जो रूरल एरिया शुरू होता है, वहाँ पे एक नजफगढ़ करके एरिया है, अभी भी दिल्ली में है। अब तो बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। उस समय गाँव था, तो नजफगढ़ में गाँव सभा की जमीन बोलते थे, गवर्नमेंट लैंड होती थी बेसिकली। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट लैंड पे एक लोकल प्रधान ने कब्जा करके और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और वो उस समय दुकानें बना रहा था, मतलब छोटा सा शॉपिंग मॉल टाइप ऑफ ऐसे ही कब्जा करके, जो पॉलिटिशियंस वाला होता है वैसे। मतलब जो अपना सरपंच बोलते हैं, वहाँ पे प्रधान बोलते हैं। वहाँ सरपंच, उस गांव का जो सरपंच था, वही खुद ही करवा रहा था वहाँ पे उस समय, और मैं एसटीएम था। तो मैं वहाँ पे निकला, जब मैंने देखा कि ये सब हो रहा है, तो ये तो गाँव से बाकी
जमीन है, गवर्नमेंट लैंड है, इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी कैसे हो रही है। तो मैंने उसकी डेमोलिशन का ऑर्डर, प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके ऑर्डर पास किया और डेट फिक्स की हमने कि इसकी डेमोलिशन, हमने इसको तोड़ना है। और हम लोग बुलडोजर मंगवाते थे उस समय, तब वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में जाके पूरा डेमोलिशन और का। मुझे उस समय राजभवन बोलते थे, मतलब कि राजनिवास बोलते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और हैरानी की बात यह है कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, सर्विसेज में से थे। हमारे इंडिया के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे वो, मिस्टर रमेश भंडारी। वो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन उन पे कोई प्रेशर होगा या जो भी रीजन होगा, उन्होंने मुझे फोन किया। और उस समय बहुत पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे, एच.के.एल. भगत, जो बाद में सिख राइट्स में भी उनका नाम आया, एंटी सिख राइट्स में भी। तो ये सब लोग बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे। एक मिस्टर सज्जन कुमार वहाँ पे, जो दिल्ली राइट्स में, उनका भी नाम आता है आजकल। तो ये लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेशराइज किया कि आप ये डेमोलिशन रुकवाइए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुझे बुला के बोला कि यंग मैन, डोंट डू दिस एंड डू समथिंग एल्स, तुम ये मत करो। और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि आई एम आल्सो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द फॉरेन सर्विस एंड वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक। वो डिप्लोमेसी से थे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, तो लर्न टू बी डिप्लोमेटिक। प्रेशर पूरा होगा चारों देखिए। और उन्होंने बोला कि एच.के.एल. भगत ने मुझे बोला है, तो ये आप नहीं कर सकते, और तुम तो जाओगी, मेरी भी गवर्नरशिप छीन जाएगी अगर तुम ये करोगे तो। इतना प्रेशर था उसके ऊपर। और चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे हमारे उस समय, मिस्टर कपूर। मैं उनके पास गया, विजय कपूर, 60 या 61 बैच के, उनके पास गया। मैंने बोला एलजी साहब मना कर रहे हैं। तो ही सेड कि ठीक है, हमारी कोई बात नहीं हुई, तुमको जो ठीक लगता है करो। तो मैंने संडे वाले दिन जा करके और ट्रैक्टर लोकल, क्योंकि उन्होंने डीडीए को बोल दिया, डीडीए ने बुलडोजर ही नहीं भिजवाया। मैंने बुलडोजर रिक्विजिशन किया था, बुलडोजर नहीं आया। तो पूरा गेम प्लान, तो आप किस चीज से तोड़े उसको, हम बिल्डिंग को। तो हमने लोकल ट्रैक्टर और ट्रॉलीज वहाँ पे रिक्विजिशन की। और वहाँ पे एसीपी था उस समय, बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर था, उसको साथ में लिया। रोड पे जो ट्रैक्टर जा रहे थे उनको रोका कि तुमको काम में 10-12 ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहाँ पे लगाई, उनसे जबरदस्ती करके तोड़वा दिया पूरा। और वो तोड़ दिया। और उस समय मैंने अप्लाई किया था कार्डर चेंज के लिए, क्योंकि मैं 2 साल से दिल्ली में काम कर रहा था। तो गुजरात सरकार ने भी कार्डर चेंज के लिए उस समय बोल दिया था कि ठीक है कि आप उनका पैशनेट ग्राउंड, इनको परमानेंटली दिल्ली कार्डर में, अगर, क्योंकि फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि उनको सबको सेट करना था। और मैंने बोला, उस समय डिमांड किया था। तो वो पूरी मेरा फाइल चल रही थी बहुत एडवांस स्टेज में। और जब मैंने ये किया, तोड़ दिया वहाँ पे, तो भगत साहब बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने बोला उस समय सेंटर में डीओपीटी, जो हमारी मिनिस्ट्री है जो डील करती है, चिदम्बरम मिनिस्टर थे उस समय हमारे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पी चिदम्बरम। उनको बोला कि इसको कार्डर चेंज मत करिए, इसको वापस गुजरात भेज दो। और जिस दिन मैंने तोड़ा, उसके 4 दिन के बाद मेरे को वहां से, दिल्ली से रिलीव कर दिया गया कि गो बैक टू योर होम कार्डर। मेरा टर्म भी पूरा हो गया था, ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाकी थे। लेकिन आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। और मैं आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, उसमें बैठ के नॉट लाइक देयर वर प्रेशर था, बट आपने उसको अपने तरीके से डील किया। यस। तो मतलब मुझे इस तरह के सीनियर्स भी मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, सब तरह की सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसे भी मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि डिप्लोमेसी सीखो और थोड़ा समझदारी से काम लो, और इसको ये सब मत करो। तो ये सब चीजें जो है इनिशियल ईयर्स में, बोल्ड डिसीजन लेने में लाइक उस रास्ते पे फिर हमारे ऊपर होता है कि हमारे में कितना गट्स है। तो वो आप एक रास्ता तैयार कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि आपको कौन से रास्ते में जाना है, करियर। तो सब प्रकार के ऑफिसर्स है, कुछ ज्यादा डिप्लोमेटिक कलेक्टर बन ही गए तो फिर गट्स नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या फायदा। नहीं, मतलब जो आप सरकार की करोड़ों की जमीन थी जो कि उन्होंने पेपर के ऊपर गरीबों को दी थी, जो हाउसलेस लोग होते हैं, होमलेस होते हैं, जो कि झोंपड़ी में, जिसको झोंपड़पट्टी बोलते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, स्लम्स में रहने वाले, उनके लिए ऑफिशियली अलॉट की थी। और पेपर पे ऐसा दिखाया था कि ये उन्हीं लोगों को दी गई है जमीन, और उनसे लिखवा ली थी पावर ऑफ अटॉर्नीज। उनको भगा दिया था मार के कि तुम जाओ, कुछ थोड़े पैसे दे करके, और वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। तो यही तो और मैंने इंश्योर किया कि उनको वापस कब्जा दिलवाया जाए। हमने वो सब हटाया, तोड़ा,
और वो मेरा एसीपी दोस्त था, तो उसने पुलिस केस भी कर दिया सरपंच के ऊपर। सरपंच को उसकी पोस्ट से भी हटा दिया। ये सब हमने 2 दिन में किया, क्योंकि एसडीएम के पास पावर थी। तो उसको पद भ्रष्ट भी किया हमने, उसको पद से हटा दिया, सरपंच भी नहीं रहा वो, और उसका कब्जा वापस लिया, डेमोलिशन किया। और वो जो गरीब लोग थे झोंपड़पट्टी में, जिनको ओरिजिनल अलॉटीज थे, उनको वापस पोजीशन दिलवाया। उसके 4 दिन के बाद मैं वापस आ गया गुजरात। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल दिस चैलेंजेस एंड स्टोरीज और सब, और वो भी फर्स्ट पोस्टिंग में, मतलब लाइक हेड्स ऑफ। यस, आई वाज 26 ओनली दैट टाइम। मतलब टफ डिसीजंस ले लिए बहुत ज्यादा, एंड आई बोल्ड थिंक ऐसा सोचते ही नहीं थे कि टफ है, हमको मजा आता था ये सब करके उसमें। हाँ, मतलब मजा। हमारा एसीपी भी हमारा यंग एसीपी था, हमारा दोस्त था, तो एज यंगस्टर्स वो भी 27-28 साल का था। मतलब they were playing with your minds and with your strategies, but then you are also capable enough to give it back. और वो जो ट्रैक्टर लोगों के हमने इकट्ठे किए थे, वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि 2-3 ट्रैक्टर वाले जो थे, वो उनमें से भी अलॉटी मिल गए हमको। झोपड़पट्टी में रहने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर झोपड़पट्टी में रहते थे, वो बोलता कि हम तोड़ेंगे, कोई बात नहीं। हमारे प्रधान ने, सरपंच ने किया है, तो दे वर वेरी हैप्पी, तो पीपल वर वेरी हैप्पी। और मेरे को बहुत बड़ा फेयरवेल दिया उन लोगों ने। जब मैं आ रहा था गुजरात, मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। सही है। नजफगढ़ के वो जो गांव के लोग थे, दे ऑल केम टू। मतलब पूरी ऐसे अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी लग रही है, क्योंकि एक के बाद एक टफ डिसीजन, 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, या और मैं एक 26 साल का अमाउंट ऑफ STM प्रेशर एट द लोएस्ट लेवल। लेकिन प्रेशर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आईएएस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है, आपको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ट्रांसफर पोस्टिंग के सिवाय। तो वो हमको एकेडमी में सिखा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी। तो उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, खास करके उस उम्र में, क्योंकि कुछ बच्चे भी आपके कोई स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं होते, आप ये होते हैं कहीं भी भेज दो, सरकार भेज दे, वहाँ जाके रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती बच्चों की, बच्चे होते ही नहीं उस समय। तो बाद में हुए, तो बहुत मजा आया इनिशियल ईयर्स में। सो हमने दिल्ली के बारे में तो बात करी कि दिल्ली के थ्रू आउट 3 इयर्स आपके लिए लाइक लॉट ऑफ challenges एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत चैलेंजिंग रहा और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा, क्योंकि आपने बहुत सारे टफ डिसीजंस भी लिए। नाउ कमिंग बैक टू गुजरात, राइट? तो दिल्ली से गुजरात का जर्नी के बारे में हमको बताएं स्पेशली, और गुजरात के जो इनिशियल फ्यू पोस्टिंग्स थे उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप हमको बताएं। गुजरात उस समय क्या था कि अब भी बहुत बिजनेस स्टेट है, लेकिन उस समय बहुत ही कमर्शियल और बिजनेस स्टेट थी। तो हम लोग, जब हम पंजाब में फ्यूडल स्टेट में रहते थे पहले, और बाद में दिल्ली में काम किया, तो आश्रम एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक इंसिडेंट हुआ। जब मैं आ रहा था ट्रेन में, तो अहमदाबाद का कोई सेठ बैठा था मेरे साथ AC2 टायर में, और बात कर रहे थे। मेरे से पूछ रहा था कि तुम क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं ऐसे इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और ये मैं IAS हूँ। तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि IAS क्या होता है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर से कुछ तो उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं गुजरात जा रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई है, अहमदाबाद में जा रहा हूँ अभी, गांधीनगर में, फिर देखेंगे आगे पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो उन्हें पूछा मैरिड हो? हाँ, मेरी वाइफ तो अभी दिल्ली में है, बाद में गुजरात आएगी। तो उसने बोला कि वो तो ठीक है, मेरा ऑफिस खोल रहा हूँ मैं दिल्ली में, ये सब तुम इतनी कम पगार में काम करते हो, तो उससे तो बेटर है कि सैलरी भी पूछी थी, तुम अपने वतन में ही रहो और मेरे साथ काम करो। तो मेरे साथ काम करो और मैं तुमको उससे डबल सैलरी दूंगा, दिल्ली में पोस्टिंग तुमको दे दूंगा, अपने वतन में रहो आराम से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, वतन मतलब आपके होम टाउन में रहना, ये बहुत प्रोमिनेंट उस समय गुजरात में था कि आप अपने वतन छोड़ के बिजनेस मेंटालिटी कम्स टू गुजरात। यस। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बाद में कलेक्टर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो फिर उसको समझ आएगी, अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं वो आप लोग ही होते हो। तो अच्छा। हाँ, तो उस समय एक माइंडसेट ऐसा था गुजरात में कि कलेक्टर को लोग जानते थे और उसके अलावा किसी को जानते नहीं थे, बाकी मिनिस्टर्स CM उनको तो जानते ही थे। तो बिजनेस स्टेट थी पूरी। तो वो एक डिफरेंस जो हमको लगा, कमिंग फ्रॉम फ्यूडल नॉर्थ इंडिया टू द बिजनेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे लोग जो थे वो आपसे बहुत फ्रैंकली बात करते थे। यहाँ पे जी हजूरी नहीं थी, और आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो आपको आपके फेस पे बोल सकते थे कि भी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मेरा ये राइट है, मेरा ये लीगल राइट है, और मैं टैक्स पेयर हूँ, और आप
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वैसा एक फीलिंग यहाँ पे था, अभी भी है, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ डेमोक्रेसी। जो भी आप डेवलप्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, बहुत ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में लोग अवेयर हैं यहाँ पे। Yes. तो वो एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे गुजरात में मिला। मतलब वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में ये फर्क था। तो पूरा माइंडसेट अपने को चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, वर्किंग स्टाइल पूरी उसके हिसाब से to deal with the situation. To deal with the situation, people here who are so different from people in Punjab or in Delhi, and more aware of their rights and more demanding that you do your duty towards them. And no जी हजूरी, आपको अपने सिर पे नहीं बिठाते। लेकिन यहाँ पे तो रियलिटी चेक यहाँ पे आके मिलता है ऐसा। शुरू में बहुत लगता है कि हम फ्यूडल स्टेट से गुजरात आए, तो शुरू में लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट दिस इज एक्चुअली अ बेटर सिस्टम एंड एनवायरनमेंट टू वर्क इन। क्योंकि यहाँ पे आपको जिस तरह पे वहाँ पे गलत काम करने को बोला जाता था एकदम ब्लिटेंटली, जैसे मैंने आपको बताया अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बुला के आपको बोल रहे हैं कैसे कर दो, और सेंट्रल मिनिस्टर्स आपकी बदली कर देते हैं अगर आप नहीं करते हो। ऐसा विंडिक्टिवनेस नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप काम करने रूल्स के हिसाब से काम रिफ्यूज करते हो, दे विल अंडरस्टैंड इट एंड दे विल नॉट बी विंडिक्टिव। तो ये हमने उस समय जाना गुजरात में। मतलब पूरा वर्क एटमॉस्फेयर चेंज हो गया फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात ट्रांजिशन में। और मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं डीडीओ की पोस्टिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। फर्स्ट पोस्टिंग? हाँ, मतलब सेकंड पोस्टिंग बोल सकते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग तो दिल्ली में थी, दिल्ली में हो गई, बट गुजरात की फर्स्ट। गुजरात में जैसे मैं आया तो मुझे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया। उस समय बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, हाँ, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था उस समय। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का डीडीओ मेरे को बनाया गया और काम किया मैंने वहाँ पे, बहुत अच्छे से, मजा आया बहुत। कितने साल? 3 साल में रहा वहाँ पे। मेरे को आई गॉट द बेस्ट डीडीओ अवार्ड फ्रॉम द ईयर 1991, 1990 से 93 तक मैं वहाँ पे रहा, डीडीओ खेड़ा। हाँ, और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव डिस्ट्रिक्ट था वो। या और खेड़ा में अभी भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है और अमूल है वहाँ पे, और पीपल आर वेरी प्रॉस्परस, वेरी प्रोग्रेसिव। वहाँ पे जब काम कर रहे थे तो उस समय अब देखिए पॉलिटिकल लोगों में कितना फर्क है जो वहाँ के और दिल्ली के हमने पाया। तो उस समय चिमन भाई पटेल सीएम थे, बहुत पावरफुल सीएम थे उस समय, वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग सीएम। तो खेड़ा में फ्लड्स आए, मेरा जो 3rd ईयर था उस दौरान बहुत भयंकर फ्लड्स आए। और डीडीओ बंगलो था, इसके अंदर भी 4 फुट पानी था और पूरा मेरा सामान उसमें तैर रहा था। तो डीडीओ का जो बंगलो था वो भी पूरी तरह से पानी में था, मेरा सामान भी पूरा पानी में तैर रहा था। बट आई हैड टू शिफ्ट टू सर्किट हाउस। वहाँ पे मैंने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया, हेडक्वार्टर बनाया, और वहाँ से मैं फ्लड कंट्रोल कर रहा था। और जब फ्लड आता है तो ये कौन से एरिया में फ्लड आया था? तो फ्लड जो आया था वो बोरसद तालुका है वहाँ पे, पेटलाद बोरसद जो तालुका है वहाँ पे आया था। बहुत ज्यादा फ्लड आया था उस समय। तो वहाँ के रिवर्स है, उसमें भी पानी आ जाता है। वहाँ पे मही रिवर है और वात्रक है, तो उसमें पानी भर जाता है। और वो जो कोस्टल जो रिवर के साथ वाले गांव है उसमें बहुत सारे लोग घरों में पानी आ जाता है। और नडिया टाउन में बहुत पानी आ गया था उस समय। और जो खेड़ा का मेन है, तो पानी इतना फ्लड आया और मेरे पास समय नहीं था कि मैं अपना सामान बचाऊं। आई वॉज वर्किंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट। तो मैं 6 दिन घर ही नहीं गया। जब गया तो मेरे कपड़े सब ऐसे एकदम तार हो चुके थे, और शादी के कई कपड़े, शेरवानी और वो सब होता है शादी का गले का, तो ले कपड़े वो सब ऐसे पानी में रह करके खराब हो गए थे। लेकिन आई हैड टू वर्क इन द फील्ड। और जो लोग विस्थापित होते हैं, जो घर छोड़ के जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऊंची जगह पे रखती है, जैसे कि स्कूल या तो दूसरे विलेज में, वहाँ पे सब फैसिलिटीज देते हैं। और उनको उनके जो उनके घर पे नुकसान होता है उसके लिए कैश टोल्स, और उसको बोलते हैं घर वक्री सहाय, मतलब कि घर जो उनका बिगड़ गया उसके लिए उनको कैश टोल्स बांटते थे। उस समय तो कैश देते थे, बैंक अकाउंट लोगों के थे नहीं, तो हम कैश बांटा करते थे। उस समय हमारे ऑफिसर जाते थे और लोगों में कैश और फूड पैकेट्स बांटते थे उस जमाने में, बोट्स के द्वारा और चल के पानी में उस तरीके से काम करते थे। और पूरे दिन हम काम करके शाम को अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनाते थे, नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी। और बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे से वो सब हुआ और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम हुआ है।
तो जब फ्लड पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, लोग वापस चले गए, तो सरकार को बहुत अच्छा क्रेडिट मिला। 5-6 दिन ऐसे लगे होंगे ना पानी उतरने हाँ, में, पानी ऐसा कुछ। उतरने में। तो उसके 1 महीने के बाद सीएम वहां पे आए, चिमन भाई। तो उन्होंने मीटिंग की सर्किट हाउस में। तो वहां पे उस समय क्या था कि 2 ग्रुप्स थे बहुत बड़े, एक माधव सिंह सोलंकी ग्रुप था और एक ये चिमन भाई पटेल। और उस टाइम एक मिश्रित सरकार थी। अच्छा। तो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी सरकार में। तो पुलिस प्रेशर्स बहुत हुआ करते थे। तो ये जो गांव थे सारे, ये इसमें ज्यादातर क्षत्रिय लोग रहते थे। तो उस समय बोलते थे पक्ष का मतलब है पटेल और क्षत्रिय, ऐसा बोलते थे। पक्ष। और बहुत ज्यादा राइवलरी थी उस समय इन ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बाई चांस जहाँ पे ज्यादा फ्लड आया था वो क्षत्रिय गांव थे, और उसके अंदर हमने कैश टोल सब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और जहाँ पे फ्लड्स कम आए थे वहाँ पे बहुत सारे पटेल्स रहते थे, जैसे कि आनंद डिस्ट्रिक्ट है और चारोतर एरिया जो नडियाड के आसपास के एरियाज हैं जहाँ पे फ्लड्स थोड़े कम आए थे। तो हमने प्रमाण में पैसे वहाँ पे कम बांटे थे। तो वहाँ के जो एमएलए थे यानी कि पटेल एमएलए, उन्होंने कंप्लेंट की चिमन भाई पटेल को कि डीडीओ जो है वो पक्षपात कर रहा है टुवर्ड्स द क्षत्रिय, और क्षत्रिय लोगों के गांव में ज्यादा पैसे बांट दिए गए हैं। अच्छा। और पटेल गांव में बेनिफिट नहीं मिला। ये मतलब वहां से ऐसी कंप्लेन हुई कि हमारे यहाँ पे कम पैसे दिए गए, देन वहां पे उन्होंने बोला कि डीडीओ जो है वो क्षत्रियों की तरफ सहानुभूति ज्यादा रखता है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। Imagine. And the reason was not the Pakshapat because of the flood situation. Yes, it was on. और सबको मालूम था ये। तो एमएलए ने बोला करके, बहुत वोकल एमएलए था, उसने बोला करके चिमन भाई को। चिमन भाई बहुत पावरफुल सीएम थे, उनके सामने कोई बोलता भी नहीं था। तो उन्होंने मीटिंग में मुझे बोला कि तुम ऐसे क्यों करते हो, ये वो थोड़ा डांटा मुझे ऊंची आवाज में। तो मैं भी थोड़ा सा उस समय बहुत यंग था, तो मैंने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बदल दीजिए, अभी ट्रांसफर कर दीजिए मेरी। और मीटिंग में कम से कम 30-40 लोग थे। आपने तो उस समय बोल्ड आंसर दे दिया। और बाय चांस उस समय मीटिंग क्लोज डोर हुआ करती थी, कोई ऐसा मीडिया नहीं था, इन चीजों की रील्स नहीं बनती थी उस समय। ऑब्वियस सी बात है। हम लोग कुछ भी बोल देते थे उस समय थोड़ा सा फ्रीली। बट आपने रीजन नहीं दिया कि दिस वाज द रीजन, तो उसने वो कंसीडर नहीं किया। तो रीजन दिया, लेकिन उनके सामने वो एमएलए बैठा था और उनकी मेजॉरिटी बहुत थिन थी उस समय। अगर 2 एमएलए भी खिसक जाएं तो सरकार गिर सकती थी। अच्छा, ऐसी सरकार थी। also under the pressure. चिमन भाई पटेल himself was under the pressure. तो मैंने बोला मीटिंग में, तो उनका एकदम लाल हो गया एकदम सीएम का कि ये लड़का कैसी बात कर रहा है। और सीनियर ऑफिसर्स 2-3 थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर शाह थे, उन्होंने भी चुप कराया कि चुप करे, क्यों बोल रहे हो तुम। मैं तो बोल दिया, आप जो बोल दिया वो बोल दिया। चिमन भाई वापस गए। मैंने सोचा अब तो काम से गए, अब तो मेरे को ये बदल के डिप्टी सेक्रेटरी लगा देंगे सचिवालय में, मतलब लोअर द पोस्ट पे, मतलब फील्ड से हटा देंगे मे बी। हाँ, बोल दिया। बहुत लोगों ने समझाया मुझे कि सीएम के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम यस सर बोल देना चाहिए, बाद में समझाना चाहिए, ऐसा बोला क्या मुझे। हाँ, सॉरी सर बोल देना चाहिए, या बोल देना चाहिए कि देख लेंगे हम, या कुछ कर लेंगे। उस समय ऐसा जवाब, और आपको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, जबकि सच भी है कि आप ठीक है ऐसा लगता तो मुझे बदल दीजिए। आई वाज वेरी रफ शॉट इन अ वे, यू नो। तो मैंने ऐसा बोला, तो बिकॉज़ योर इंटेंशन वाज प्योर। और इतने दिन से काम कर रहे थे, मेरा अपना सामान, मैंने उनको बोला कि मेरा अपना सामान पूरा, शादी के नए कपड़े मेरे लीर हो गए हैं, बिल्कुल फट गए हैं पानी के अंदर रह करके। और मैं 15 दिन से घर नहीं गया हूँ, और ये हालत है मेरी। और हमने इतना अच्छा काम किया है, लोकल लोगों से अच्छा काम किया है, उसके बाद हम अगर आप हमारे इंटेंशंस पे डाउट करोगे तो फिर ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट करोगे। और बहुत लोगों की जान बचाई है फ्लड में से। सिर्फ 3 या 4 लोगों की डेथ हुई थी फ्लड में, बाकी हम इवैक्यूएट कर पाए सबको, बच्चों को, लेडीज को, उनको खाना दे पाए। किसी की खाने की वजह से, मेडिसिन की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। और हजारों की संख्या में लोगों को हमने, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा। और मेरे ऑफिसर्स थे सारे, मुझे लगा मेरे ऑफिसर के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया। मैं उस टाइम मतलब 93 में, मतलब मेरी 6-7 साल की सर्विस थी, तो यहाँ थे हम सब, आई वाज नॉट इवन 30। तो मैंने ऐसा बोला। तो अब देखिए पॉलिटिकल लोगों में कितना फर्क है। दिल्ली में मेरे साथ क्या हुआ मैंने आपको बताया। यहाँ पे वापस जाके उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी एज कलेक्टर ऑफ सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इन माय बैच टू गेट कलेक्टरशिप। तो बाकी जब डीडीओस जो थे उनको बाद में मिली। बाद में मैंने पूछा, मैंने सोचा कि क्यों हुआ ये, तो मेरे को बताया गया, ऐसे हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि सुरेंद्रनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो पॉलिटिकल लोग हैं
वो चिमन भाई के ओपोनेंट्स हैं सारे। तो तुमको इसलिए लगाया कि वो Again, लोग अब वो लोग वहां पे परेशान हो गए कि स्ट्रॉन्ग ऑफिसर यहाँ आ गया। Yes, yes. तो यहाँ पे पीपल नो हाउ टू यूटिलाइज एन ऑफिसर्स कैपेबिलिटी बाय गिविंग हिम पोस्टिंग, मतलब नॉट टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट ऑफिसर yes, बट yes. यूटिलाइजिंग हिम इन प्रॉपर वे। Proper ये way. ऑफिसर इसमें फिट बैठता है तो इसको हाँ. वहां पे पोस्ट कर दो। Now you go there and give tough time to my opponents. हाँ, तो ओपोनेंट, तो जो ओपोनेंट्स डिस्ट्रिक्ट में जितने एमएलए थे वो सारे एमएलए सुरेंद्रनगर। ऑपोजिट कैंप के थे सारे, चिमन भाई के ऑपोजिट कैंप के एमएलए थे सारे। और वहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज तो थी। आप अगर यहाँ पे टफ डिसीजन लोगे तो वो ओपोनेंट्स के लिए विल बी अ लेस ऑफ समथिंग, Yes. एंड देन उसका वाइसा वर्सा इफेक्ट सीएम पे जाएगा कि ही विल बी फीलिंग गुड अबाउट इट कि और परेशान करो। हाँ, तो मेरे को वहां लगा दिया। हम तो चले गए, जिस दिन लगाया अगले दिन अपने कलेक्टर की गाड़ी वहां से आ गई और हम डीडीओ की साइन किया और वहां चले गए। तो आई वाज हैप्पी क्योंकि कलेक्टर बन गए डीडीओ के बाद, Yeah. चाहे छोटे डिस्ट्रिक्ट के बन। मतलब फ्रॉम लाइक विद इन 3 years फ्रॉम डीडीओ टू कलेक्टर। हाँ, वहां से कलेक्टर बन गए। कहने का Yes. मतलब है कि जो नॉर्थ के पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर्स राज्यों के उस समय थे हाँ, वो विंडिक्टिव थे नेचर में। विंडिक्टिव थे एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज द पावर Yes. ऑफ अ ऑफिसर। और यहाँ पे देखिए आप पॉलिटिकल लोग जो ऐसे नेता लोग थे जिनको मालूम था कि इस ऑफिसर का कैसे उपयोग किया जाए, कि ये अगर स्ट्रांग है या कड़क है या स्ट्रांग हेडेड है तो इसको आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में डालिए जो कि जहाँ पे ज्यादा लोग मेरे ओपोनेंट्स हैं तो वहाँ पे काम चाहे सही करेगा लेकिन जो वहाँ पे गलत कुछ हो रहा है उसको ठीक करेगा। और कुछ वहाँ पे वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वहाँ पे माइंस थी बहुत सारी, जो एमएलएस की माइंस खुद थी जो की। ओपोनेंट ग्रुप हाँ. के एमएलएस थे। हाँ. और इस तरह के और भी उनके गोरख धंधे थे काफी लोगों के। हाँ हाँ, सुरेंद्रनगर में वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर उस जमाने में बहुत ही हाँ. खराब था और वहाँ पे लगा दिया हमने। तो मतलब ये डिफरेंस हमने नोट किया कि कैसे यहाँ पे गुजरात दैट वे इज Good स्टेट politics. Good वेयर politics. द पॉलिटिकल लीडर। सो चिमन भाई वाज दैट वे, ही न्यू कि कैसे किस ऑफिसर का कहाँ पे किस रोल में उसका उपयोग किया जा सकता है और कभी भी ऑफिसर्स के प्रति विंडिक्टिव नहीं थे। सो आपने चिमन भाई पटेल से लेके केशु भाई पटेल एंड नरेंद्र मोदी तक सबके साथ ऑब्वियसली काम किया है दैट, और स्पेशली सुरेंद्रनगर में भी यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि ओपोनेंट्स भी था, उसके अगेंस्ट में भी आपको करना था, ऊपर तो वो लोग देख ही रहे थे कि क्या चल रहा है। तो सुरेंद्रनगर का कोई एक दो इंसिडेंट्स आप शेयर करो अगर इफ यू कैन। सुरेंद्रनगर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पानी की, ड्रिंकिंग वाटर थी। अब तो नर्मदा आ गई है, बहुत बेनिफिट मिला है वहाँ पे, लेकिन उस समय पानी बिल्कुल था ही नहीं। इवन कलेक्टर के बंगलों में भी पानी जो था वो टैंकर से आता था, नमकीन नमक वाला पानी आया करता था उसमें। तो काफी वाटर की इश्यूज बहुत थी उस समय, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, वाटर चोरी की, बहुत सारी मोटर लगा के लोग, कुछ पावरफुल लोग पानी खींच लेते थे। तो उसमें हम लोगों ने काफी काम किया और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। इनफैक्ट मेरे एसपी थे उस समय, तो वहाँ पे चुटीला करके एक जगह है हाईवे के ऊपर, तो चुटीला के पास वो जा रहे थे एसपी, तो उनके वहाँ पे उस समय एक रैकेट शुरू हुआ था कि रोड के ऊपर वो इलीगल रोड बैरियर या बम्प बना देते थे ऐसे ऊपर करके। अच्छा। रात को लोग, और उससे क्या होता था, गाड़ियां स्लो होती थी तो उसको वो रोक के लूटते थे। तो ऐसा एक गैंग वहाँ पे था चोटिला हाईवे पे, राजकोट चोटिला हाईवे पे। तो एसपी को मालूम पड़ा कि ऐसा गैंग वहाँ पे है, तो एसपी वहाँ गए और वो गाड़ी में थे और उनका बॉडीगार्ड था और कोई नहीं था उस समय। तो लोग वो रात को देखा कि वो बना रहे हैं एक्चुअल में, तो उतर के वो उनको डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, एसपी ने। तो इतने लोग एग्रेसिव थे कि उन्होंने एसपी पे अटैक कर दिया। 20-25 लोग थे और वहाँ पे 2 कम्युनिटीज हैं। एसपी की भी तो पूरा टीम होगा ना नहीं, उनके वो उस साथ? टाइम गाड़ी में और एक बॉडीगार्ड था उनके साथ। उसकी मतलब बॉडीगार्ड की बहुत गन गलत थी, हुआ। AK-47 उसके पास थी, तो AK-47 छीन ली उन्होंने और छीन के वो गांव में भाग गए। कि वो लोग पूरे ग्रुप में होंगे। ग्रुप में थे, तो क्यों ये भी फायर करें तो बहुत लोग मर और जाएंगे। ये AK-47 लेके भाग जाना वो भी बहुत रिस्की था, बहुत बड़ी रिस्की बात है। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ उस समय। तो और वहाँ पे 2 कम्युनिटीज उस समय, एक दरबार कम्युनिटी बोलते हैं उसको और एक कोली बोलते हैं। तो ये कम्युनिटीज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उस समय जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थे और इस तरह की चीजें किया करते थे कुछ लोग इन दैट बेल्ट।
हम लोगों ने उस समय रात को उन्होंने बोला कि ऐसा हो गया है, क्या किया जाए। वायरलेस होता था, मोबाइल तो था नहीं उस समय। हाँ. तो उस टाइम डीएम हमारा वायरलेस कोड था, उसका था लाइन या समथिंग, लाइन टू डीएम ऐसे बोलते थे। तो अच्छा. तो हमने बोला क्या हुआ, तो कहते AK-47 पुलिस की छीन के भाग गए, अंदर चले गए, क्या किया जाए। तो हमने बोला ठीक है, तुम कोई बात नहीं, पूरे आसपास के थानों से अगर बुलाओ। इस जमाने में ऐसा कुछ हो तो सब जगह पे वायरल। हाँ, पुलिस स्टेशन में लोग ही कम थे उस समय, तो जगहें खाली हुआ करती थी एंड पुलिस फोर्स वाज नॉट दैट वेल इक्विप्ड उस जमाने में। तो आसपास के थानों से हम लोगों ने पुलिस बुलाई और उसको घेरा विलेज को, और पूरी रात वो हम सर्च की। मैं भी बैठा वहाँ पे, और हम लोगों ने एसपी और हमने मिल करके वो रिट्रीव की, और उस गांव के जितने 3-4 इस तरह के गैंगस्टर्स थे उनको हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, पासा बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसमें डीएम कैन इशू डिटेंशन, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, या कि जेल में भेज सकते हैं लोगों को अप टू 1 ईयर। तो वहाँ के 3 लोगों को हमने, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, उनको जेल में भेजा, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये माहौल आ गया कि आपने इन इंसानों को, बहुत बड़े बड़े उनके नाम थे। हाँ, ऑब्वियसली वो एरिया में तो वो ही फेमस हो गए। हाँ, एक हबीब लखानी करके था, बहुत वहाँ पे एक जीतू भा झाला था, और वो ऐसे टाइप ऑफ कम्युनिटी लीडर्स भी होते हैं, तो उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना। ओपन तलवार लेके जीप में घूमते थे वो लोग, तो उनको सबको पकड़ के हम लोगों ने जो है पासा में डाल दिया, और बहुत और लोगों को पकड़ा। तो पीपल वर वेरी हैप्पी कि जो कॉमन मैन को ये सब धमकाते थे, रोड्स पे निकलते थे और मारते थे लोगों को, कोई भी उनके सामने नहीं आ सकता था। मतलब जो गुंडा गुजराती में बोले तो जो गुंडागर्दी नो माहौल होता है ना, अप टू एक एक्सटेंट, लाइक यू हैव डील। तो वो सब किया, तो उसमें बहुत मजा आया, बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हटाई, बहुत सारे वाटर के इश्यूज सॉल्व की। तो इससे क्या होता है कि ऑफिसर जाए उससे पहले उसकी रेपुटेशन पहुंच जाती है वहाँ पे, और फिर उस हिसाब से आपका करियर जो है प्रोग्रेस करता है, इंप्रेशन पड़ जाती है। और उस समय फिर लोकल पॉलिटिकल लीडर थे एक, उनके सामने हमने रिकवरी करी, एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का बहुत सारा पैसा लेकर के वो दे नहीं रहे थे वापस। ऑपोजिशन में थे कि ये रूलिंग में थे? नहीं, वो उस समय मतलब वैसे ऑपोजिशन में नहीं थे, लेकिन वो सरकार में ही थे, कोalition में थे, लेकिन एंटी कैंप था उनका। तो मीनवाइल उस समय क्या हुआ, चिमन भाई पटेल गुजर गए, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और उसके बाद दूसरे सीएम बदले, छबिल दास मेहता। और जो ये लोकल लोग थे उनके ज्यादा क्लोज थे, ये सौराष्ट्र से थे, भावनगर के सीएम थे। तो पूरा पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया, और स्टेट इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी थी उस समय। टीएन सेशन उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत ही पावरफुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने मतलब सब लोग जानते हैं टीएन सेशन का नाम। और उस समय ऐसा रूल था कि अभी भी है कि इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन अगर इशू हो जाए, उसके बाद ऑफिसर्स को चेंज नहीं कर सकते आप विदाउट आस्किंग दी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन नोटिफाई हो गई थी, तो अब सीएम चेंज हुए, उसके बाद में ये लोकल लोग पहुंचे नए सीएम के पास, और कुछ महीनों में मेरी ट्रांसफर के ऑर्डर करवाए उन्होंने। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन? यस। तो माय आफ्टर द इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड, स्टेट असेंबली इलेक्शंस डिक्लेयर हुई, कोलिशन गवर्नमेंट थी, और सबको ऐसा लगता था कि वेरी, मतलब गवर्नमेंट बड़ी, कोई डिसीजन नहीं होता था उस समय, मतलब जो वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, पैसे चल रही है गवर्नमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन थी। तो उन्होंने बोला कि ये सरकार जो है, उन्होंने डिसीजन लिया और मेरे को बदल दिया, मेरे को बदल के डायरेक्टर ट्राइबल डेवलपमेंट गांधीनगर में लगा दिया। इट्स मोर लाइक अ साइड पोस्टिंग। यस यस। जब उन्होंने ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में आया, और कुछ लोकल लोग वहाँ के जो हैं वो इलेक्शन ऑफिसर के पास पहुंच गए, जो गांधीनगर में बैठते हैं, स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर। और कुछ लोगों ने बहुत सारे फैक्स टीएन सेशन को किए वहां से, उस समय फैक्स हुआ करते थे। ऑफिसर को बदल दिया, डीएम को बदल दिया, यहाँ से कलेक्टर को डीएम भी बोलते हैं वहाँ पे। जबकि और कलेक्टर आल्सो इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन का इंचार्ज होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का।
तो उसको बदल दिया विदाउट आस्किंग इलेक्शन कमीशन। ओह, टीएन सेशन बहुत नाराज हो गए और टीएन सेशन ने ऑर्डर पास किया। आप सोचिए cancellation, कि हाँ, इस कलेक्टर की ऑर्डर कैंसिल किया जाए, इसको वापस कलेक्टर लगाया जाए। ओह, और ये हुआ तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन आती थी कि कलेक्टर ट्रांसफर्ड, कलेक्टर इलेक्शन कमीशन वांट्स कलेक्टर टू बी पुट बैक। ओह, और मेरे बैचमेट को मेरी जगह लगाया था, तो वो वहाँ आ गए चार्ज लेने और मैं तो गांधीनगर जा रहा था। गांधीनगर, हाँ, तो ये मैसेज आया कि टीएन सेशन ने बोला है इसको वापस लगाया जाए। मैंने बोला इन सब चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, मैं छुट्टी लेकर के एक हफ्ते की घूमने चला गया। और उस दौरान हाँ, राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध, इस ऑर्डर के विरुद्ध हाई कोर्ट में चली गई ओह, और हाई कोर्ट को बोला कि जो डीएम है उसको ट्रांसफर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है वो, तो हाई कोर्ट ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो विपुल मित्रा रहेगा और ओह। कलेक्टर दूसरा रहेगा। मतलब पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री two officers were in the district at the same time. Separate district magistrate and separate district election officer. और उन्होंने हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश किया कि इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है वो भी सही है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उनके हिसाब से रहेगा। टीएन सेशन ने बोला कि ये जो ऑफिसर है विपुल मित्रा, जो जिस हिसाब से इलेक्शन की इंस्ट्रक्शंस मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कंडक्ट कर पाएंगे। because of the internal conflicts and then one CM के decision के अगर देखे जाए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वहाँ पे 2 पोस्टिंग हुई। और जब ये सब हो रहा था मैं तो शिमला में घूम रहा था, हाँ। छुट्टी लेकर के। मैंने बोला ये सब शांत हो जाएगा तो वापस आएंगे, तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दिस। मैं वापस आया और फिर वापस सुरेंद्रनगर चला गया सर्किट हाउस में। और हमारे बैचमेट बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बाद में भी रहे थ्रू आउट। तो ये ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला? तो ये इलेक्शन का जो पीरियड था 3 महीने का, 3 months, तो हाँ। 3 महीने तक इलेक्शन में हम मिलके करते थे। फॉर्चुनेटली वी वर गुड फ्रेंड्स, तो कोई ऐसा आपस में फ्रिक्शन नहीं हुआ। और इलेक्शन का जो काम था हम मिलके करते थे और वो ऑर्डर मैं साइन करता था, नोटिफिकेशन जो इलेक्शंस की थी, और जो मैजिस्ट्रियल डीएम की पावर थी वो साइन करते थे। बहुत अच्छे से इलेक्शन हुई और इलेक्शन पूरी हुई, नई सरकार आई, तो उस समय केशुभाई सीएम बने, केशुभाई पटेल। बट ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लाइक आई जस्ट आस्किंग योर पर्सपेक्टिव कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड देन न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता था, तो ये वाली चीज भी पॉलिटिक्स के डायमेंशंस पे भी इसका कुछ फर्क तो पड़ा होगा ना? पॉलिटिक्स में तो पड़ता था, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी कि हमारे कई बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे। जैसे हमको दिल्ली में बोला गया था, रमेश भंडारी जी ने बोला था कि अब डिप्लोमेटिक हो जाओ। तो ये सलाह उस समय भी मिलती रही हमको, ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा मिलती थी। जो हमारे सीनियर्स थे उस समय, सीनियर एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2-3 ऐसे थे, और सीएम ऑफिस में कुछ लोग थे, वो बोलते थे कि तुम समझ से काम लो, ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारी तो ट्रांसफर हुई है, ये तो टीएन सेशन ने किया है, उनसे पूछिए जाकर के। तो वो बोलते थे नहीं, तुम जाकर के सीएम, उस समय जबील दास मेहता सीएम थे, तो वो बहुत नाराज है, उनको मिल लो जाकर के। तो उस समय ऐसा आदेश था कि इलेक्शन ऑफिसर्स कैन नॉट मीट द पॉलिटिकल लीडर्स 1-to-1 बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो मैंने बोला ठीक है, इलेक्शन पूरी हो जाएगी, मिल लेंगे, अभी नोटिफिकेशन चल रही है, एज पर द रूल बुक आई कैन नॉट गो एंड मीट एंड द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो मुझे समझाते थे कि नहीं, तुम रात को चले जाना, प्राइवेट गाड़ी में जाकर के मिल लेना उनको। हाँ, बट ऐसा तो बहुत सारे लोग करते ही होंगे। हाँ, करते होंगे। So this is also like one kind of a lesson learned. चाहे घर जल भी क्यों ना रहा है, ट्रिप पे निकल जाओ। तो अब वहाँ से मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाओ, और वहाँ पे रह के भी कुछ कर नहीं वाले हैं, तो बेटर है कि एक ट्रिप पे चले जाओ। मतलब कोई भी आप साइड मत लीजिए ना, पोस्टिंग रुकवाने की कोशिश करिए, या पोस्टिंग हो रही है उससे, पोस्टिंग ट्रांसफर इज अ रूटीन थिंग। तो आप उसमें बहुत ज्यादा, थ्रू आउट माई करियर आई हैव नेवर काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज रियली ट्राइड कि बहुत अच्छी पोस्टिंग मिले हमेशा, या किसी को प्लीज करके पोस्टिंग मिले। तो उससे बहुत आदमी टेंशन फ्री रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छा काम करो, बेस्ट करने का फोकस रखो, वहाँ पे बेस्ट फोकस करो। और किसी और जगह के लिए, क्योंकि आप जहाँ हो, आज हम यहाँ बैठे हैं, तो वी लिव ओनली इन द प्रेजेंट। अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज इसके बाद मुझे इस पॉडकास्ट के बाद कहीं जाना है, उसके बारे में सोचूंगा मैं, तो ये डिस्टर्ब होगा। तो लिव इन द प्रेजेंट
जो आपको असाइनमेंट मिली है उसको अच्छे से करो। आपकी पिछली असाइनमेंट में आपके साथ खराब हुआ है उसको भूल जाओ, अगली असाइनमेंट अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी चिंता मत करो, और प्रेजेंट असाइनमेंट में काम करो आप। ये मैंने थ्रू आउट माई करियर मैंने ये वाला एक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, मतलब 100% फोकस एंड डेडिकेशन के साथ आपको जो मिल रहा है उसमें एफर्ट दो। तो सर आईएएस के करियर में डिफरेंट फेजेस रहते हैं पोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो अगर हम देखे जाए तो आपके 37 इयर्स के पोस्टिंग करियर्स में ये कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, कितने साल आपने स्टेट लेवल पे काम किया, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए आईएएस का करियर टिपिकली 30 से 35 साल, मेरे केस में 37 साल जैसे करियर रहता है। तो इनिशियल जो फेज होती है उसको बोलते हैं फील्ड पोस्टिंग्स। तो हम लोग जब एकेडमी में ज्वाइन करते हैं नए तो खास करके जो फ्यूडल स्टेट से लोग आते हैं, हमारे वहाँ पे एक उस समय कहावत थी, ऐसा बोला जाता था कि इंडिया में सिर्फ 3 ही पावर सेंटर हैं, पीएम, सीएम और डीएम। ये एक बहुत मतलब सब लोग बोला करते थे एकेडमी में, खास करके जो यूपी से बिहार से पीएम के या तो पावर पीएम के पास है या सीएम के पास है या डीएम के पास है। 3 ही सोर्सेज हैं, ऐसा उस समय बोला जाता था सही भी है एकेडमी में। तो ऐसा एक्चुअली सही नहीं है क्योंकि रियल पावर जो है पॉलिसी मेकिंग में पावर है। तो आप एकेडमी में समहाउ ट्रेनिंग के दौरान जो फोकस दिया जाता है वो आपको फील्ड लेवल की तरफ ज्यादा उसका फोकस रहता है। लेकिन फील्ड लेवल जो है वो आपका सिर्फ 1/3 ऑफ द टाइम फील्ड रहता है। और मेरे केस में जैसे 98 तक 86 to 98 12 साल मैं फील्ड में रहा, और उसके बाद में हेडक्वार्टर पोस्टिंग्स पे रहा, जो पॉलिसी लेवल की बात जिसको तो अभी हम जो सुरेंद्रनगर की बात कर रहे थे दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल फील्ड पोस्टिंग। उसके बाद तो सुरेंद्रनगर के बाद मैं अहमदाबाद मेरी पोस्टिंग हुई, क्योंकि फिर सरकार बदल गई, केशुभाई पटेल सीएम आए, बीजेपी की सरकार आई, और फिर ये मुझे उन्होंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया। सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट ही रहा होगा। हाँ, अहमदाबाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उस समय भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। अहमदाबाद में भी देयर इज 2 फेजेस ना, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड देन म्युनिसिपल इज डिफरेंट, राइट? ऐसा होता है ना। अहमदाबाद क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है, और जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, सिटी के जो फंक्शंस हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर देखते हैं। तो और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी बहुत सीनियर होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास होता है। लेकिन जो कलेक्टर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर होता है, बट उसका फोकस रूरल एरियाज में ज्यादा रहता है। उसके पास एक रूरल एसपी भी उसके साथ में एक पोस्टिंग होती है, और वीडियो भी होते हैं। तो रूरल एरियाज में उनका फोकस अहमदाबाद के आसपास के गांव में, प्लस अहमदाबाद सिटी के भी प्रोटोकॉल का बहुत काम रहता है, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट है, वहाँ पे कई बार उस समय प्राइम मिनिस्टर विजिट, सीएम विजिट, फंक्शन, इवेंट्स, तो प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा काम रहता है। तो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से एकदम जो सबसे फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्टेट का, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उस समय, पॉपुलेशन वाइज इंडिया के पहले 5 में आता था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को पोस्टिंग मिली, और एकदम वास्ट डिफरेंस था उस समय। तो वो फील्ड लेवल रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, प्रोटोकॉल का एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे लोगों को जानने को मिला। सरकार की वर्किंग, हाईएस्ट लेवल लोगों से मुलाकात उस समय होती थी एज अहमदाबाद कलेक्टर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट भी था वो, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट में तो इमीडिएटली बात जो है वो गांधीनगर सचिवालय तक, सीएम तक, और इवन सेक्टर तक पहुंचती है। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी मैच्योर्ड एंड कॉशियस। तो जनरली आईएएस में ऐसा होता है कि पहली पोस्टिंग कलेक्टर की छोटे डिस्ट्रिक्ट में देते हैं और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के बाद बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, और वहाँ पे फिर वो बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक्सपीरियंस होता है। और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग है वो फिर 12 से 15 साल की सर्विस के अंदर ओवर हो जाती है। देन यू गेन द इनसाइट ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टेट। अहमदाबाद में ऐसा कोई चैलेंजेस या कोई एक्सपीरियंस अगर आप याद करें तो अहमदाबाद में कोई हर्डल्स आपने फेस किए? क्योंकि अहमदाबाद में अलग तरह के हर्डल्स नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट था बहुत। मतलब कौन सा ईयर था अहमदाबाद वाला? अहमदाबाद 95 to 97 में था। ओके। और उस समय भी पॉलिटिकल काफी चेंजेस हो रही थी स्टेट में, बहुत फ्लूइडिटी थी, पॉलिटिकल राइवलिज्म और राइवलरी बहुत सारी। आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम भी होता था ना, क्योंकि कर्फ्यूज एंड एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। पर वो ज्यादा पुलिस कमिश्नर देखते थे अहमदाबाद में,
काफ़ी वहाँ पे इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थी सिटी में। हाँ। और रिलीफ का, रिहेबिलिटेशन का काम कलेक्टर काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहते थे। लॉ एंड ऑर्डर सिटी का जो है वो प्राइमरीली इट वाज द जॉब ऑफ द पुलिस कमिश्नर, लेकिन कलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहती थी, हाँ, मैजिस्ट्रेट्स बट को हम ये लोग जो भेजते सिटी थे। में था वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया में इतना नहीं होता होगा। हाँ, इतना नहीं था, बट हुआ Yes. करती थी इश्यूज, वहाँ भी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। लेकिन अहमदाबाद में अनलाइक सुरेंद्र नगर, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाज द प्राइमरी प्रॉब्लम। या इन अहमदाबाद प्रोटोकॉल वाज द मेन थिंग, एंड प्रोटोकॉल एंड सेंसिटिविटी जो थी, मीडिया से डील करना, प्रेस से डील करना, पूरे नेशनल मीडिया यहाँ पे था और उनसे डील करना, और राज्य सरकार की पॉलिसी लेवल की चीज़ें, सीनियर ऑफिसर्स। सुरेंद्र नगर में तो शायद एक साल में 2-3 सेक्रेटरीज आए होंगे। अच्छा, और यहाँ पे तो रोज यहाँ तो रोज रहते ही यहाँ पे थे। जुडिशरी हाई कोर्ट यहाँ पे थी। यस तो जितने पावर सेंटर के आप कलेक्टर रहते हो जब, तो उसमें अलग तरह का रोल रहता है। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस जो हैं, दे आर वेरी गुड टू एज एन एक्सपीरियंस फॉर द करियर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। और यहाँ पे अहमदाबाद में जो फील्ड लेवल का एक्सपीरियंस पूरा हुआ मेरा, और उसके बाद ऑनवर्ड्स आई वाज इन पॉलिसी लेवल, स्टेट तो लेवल। वही अभी हमने इस टॉपिक, ये पूरा जो था ये एपिसोड, उसमें हमने फील्ड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो पोस्टिंग हुआ, आपके जो 37 इयर्स है थ्रू आउट द करियर, उसके बारे में जो बात करी, फ्रॉम 86 to 1998, एंड दिस इज द फील्ड लेवल पोस्टिंग ऑफ योर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद जो स्टेट लेवल, उसमें पूरा पॉलिसी वगैरह सब चेंज होता है। Yes, और उसके बारे में भी हम और जानना चाहेंगे, उसके बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। sure. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Thank you.